ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सुपर जीन 2 एवोल्यूशन, अध्याय 441। मैं अब स्वर्गीय गुरुओं के संस्थान के प्रमुख का काम नहीं कर रहा हूँ। जो कोई भी करना चाहे कर सकता है। लिन शेन ने खुद को सोफे पर गिरा दिया, पूरी तरह से त्यागपत्र की मुद्रा में। मेरे छोटे प्रेमी, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कैसे परेशान होने दे सकता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही विशाल रिंग स्टार का हिस्सा तैयार कर रखा है। तियानजुन ने एक विस्तृत सूची निकाली और उसे लिन शेन को सौंप दिया, अपनी बाहें उसके गले में लपेटते हुए और फुसफुसाते हुए कहा, मैं संसाधनों के साथ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिसमें ची परिवार और एन परिवार के संसाधन भी शामिल हैं। लेकिन तुम्हें अभी भी इसे संभालना है और तुम इसे आसानी से हल नहीं कर सकते। ये तुम्हारा आखिरी उपाय है। जब तक बिल्कुल ज़रूरी न हो, इस रास्ते पर मत चलो। तियानजुन डार्लिंग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें कैसे चुकाऊं? लिन शेन ने तियानशुन का मतलब समझ लिया। अगर वह सीधे इन संसाधनों को सौंप देता तो स्वर्गीय सम्राट को एहसास होता कि उसे कम की जरूरत है और अभी भी और लूटने की जगह होगी, इसलिए वह भविष्य में लिन शेन पर और अधिक दबाव डालेगा। चलो पहले इसे देखते हैं। तियानशुन लिन शेन के कंधे पर झुक गया, उसके साथ बिल के विवरण को देखते हुए। जितना अधिक लिन शेन पढ़ता गया, उतना ही वह चकित होता गया। उसका पहले का आभार केवल विनम्र बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन अब वह वास्तव में सराहना कर सकता था कि तियानशुन ने उसके लिए कितना कुछ दिया है। उस 10% का मूल्य खगोलीय था, इतना विशाल कि लिन शेन शायद ही इसकी कल्पना कर सके। उसने अपने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। क्या तुम्हें हर बार इतना कुछ छोड़ना पड़ेगा? लिन शेन ने तियानशुन को अपनी ओर घुमाया, उसे अपनी बाहों में लेटने दिया। उसकी आवाज़ भावनाओं से भर गई। हाँ, वास्तव में, तियानशुन आह भरी। इतना कुछ देने से क्या दूसरे लोग तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर देंगे? लिन शेन ने आगे पूछा। मैं क्या कर सकता हूँ? चूंकि तुम मेरी प्यारी छोटी प्रेमिका हो, इसलिए तुम्हारे लिए मुश्किलें झेलना हमेशा मेरे लिए बेहतर है। तियानजुन ने लिन शेन की गर्दन पर अपनी बाहें फेरते हुए कोमलता से कहा। सुंदरता की कृपा को स्वीकार करना सबसे कठिन है तियानजुन डार्लिंग, मैं तुम्हारा बदला चुका भी नहीं सकता। लिन शेन को वास्तव में समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसे लगा कि खुद को बेचने से भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। क्या तुम खुद को मुझे देने का मतलब रखते हो? तियानजुन ने चालाकी से पलकें झपकाईं। नहीं नहीं नहीं। लिन शेन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। खुद को बेचने से भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो तुम कह रहे हो कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? मुझे लगा कि तुम पहले से ही मेरे हो। लगता है मैं बहुत ज्यादा अहंकारी हो रही थी। तियानजुन ने अपना सिर नीचे किया, ऐसा लग रहा था कि वह बहुत निराश थी। मेरा मतलब यह नहीं था। लिन शेन ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, तियानजुन की नाजुक उंगलियों ने उसके होठों को धीरे से बंद कर दिया। उसकी आंखें उसे फंसाने लगीं, जिससे लिन शेन का दिल हुक में फंसी मछली की तरह फड़फड़ाने लगा। मेरे छोटे प्रेमी, ये याद रखो, महिलाएं अपना सिर नीचे झुकाती हैं, न कि आपको सांत्वना देने के लिए, बल्कि आपको ये दिखाने के लिए कि उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया है। मेरे राजा, अब आप जीत के फल का आनंद ले सकते हैं। तियानशुन के सुंदर चेहरे और उसकी मोहक आंखों को देखकर और उसके मोहक शब्दों को सुनकर लिन शेन के दिल में मौजूद उभरे युवा अब और नहीं रुक सकता था। अपने भीतर एक नई ताकत के साथ लिन शेन ने तियानशुन को उठाया और बेडरूम की ओर चल दिया। उसने अपनी बाहों में जो बंडल पकड़ा था, वह एक व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक ज्वाला की तरह महसूस हुआ, एक ज्वाला जिसने उसे असहज रूप से गर्म कर दिया। जीवन एक परीक्षा पत्र की तरह है, जो अनगिनत अनुत्तरित प्रश्नों से भरा है। लिन शेन एक आलसी छात्र था जिसे पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन आज वह असाधारण रूप से मेहनती था। कई रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्नों पर कड़ी मेहनत कर रहा था। पहली बार लिन शेन को लगा कि यह कहावत सच है, पढ़ाई खुशी लाती है। समय बीतता गया और गर्म कोमलता में लिपटे लिन शेन सो गए। वास्तव में पढ़ाई करना शारीरिक रूप से बहुत कठिन काम था। जब लिन शेन जागे तो उन्हें पता ही नहीं चला कि समय क्या हो गया है। आसमान पहले ही काला हो चुका था। लिन शेन ने महसूस किया कि उनका पूरा शरीर शिथिल और शक्तिहीन हो गया है, फिर भी एक अस्पष्ट स्पष्टता का भाव था। उन्होंने खुद को फैलाया, पलटे और हाथ बढ़ाया, केवल पतली हवा को पकड़ने के लिए। अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने देखा कि तियानशुन अब वहां नहीं था। शाखाओं को फैलाने और गुना करने की भारी जिम्मेदारी ने आखिरकार अपना पहला कदम उठाया है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरा परिवार एक मिश्रित रक्त वाले बच्चे को स्वीकार कर सकता है? लिन शेन ने खुद से सोचा। मेरे छोटे प्रेमी, अच्छी तरह से आराम करो। मुझे कुछ काम निपटाना है और मैं पहले निकल जाऊंगा। मैं बाद में वापस आऊंगा। जैसे कि लिन शेन को हलचल महसूस हो रही हो, उसके बगल में लगा उपकरण स्वचालित रूप से चालू हो गया, तियानशुन की होलोग्राफिक छवि को प्रक्षेपित करते हुए। एम्पायर पर पढ़ने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करें।
होलोग्राफिक छवि में उन पतली टांगों को देखते हुए लिनशेन अपने दिल की गहराई से फिर से आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। वे टांगें मरने के लिए हैं। अकाउंट बैलेंस शीट उठाकर लिनशेन ने उसे एक बार फिर ध्यान से पढ़ा। इतने सारे संसाधनों के साथ अगर तियानजुन भविष्य में लागतों को वहन करने जा रहा था तो क्या वह वास्तव में एक रखेल नहीं बन जाएगा? इसके अलावा यह एक स्थायी समाधान नहीं था। उसे अभी भी एन परिवार और ची परिवार दोनों को पैसे देने के लिए एक रास्ता खोजने की जरूरत थी। ये स्पष्ट रूप से एक आसान काम नहीं था। लिनशेन ने गहरी सोच में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये सुनिश्चित नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। थोड़ा और सोने के बाद लिनशेन कुछ खाने के लिए डाइनिंग रूम में गया। जब दिन का उजाला हुआ तो उसने तियानशिन को भी वहां पाया। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? लिनशेन ने मान लिया था कि तियानशिन घर लौट आई है और उसे अभी भी जायंट रिंग स्टार में पाकर आश्चर्यचकित था। तुम अभी भी यहाँ घर के मुखिया नहीं हो। ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तियानशिन ने अपना सिर भी नहीं उठाया क्योंकि वह एक छोटे से सूप के चम्मच से स्टील पॉइजन बी पालतू जानवर को सावधानी से खिला रही थी। लिनशेन ने स्टील पॉइजन बी को देखा और क्षण भर के लिए ठिठक गया, इस मधुमक्खी की उत्पत्ति को याद करते हुए। अगर उसका अनुमान सही था तो इस स्टील पॉइजन बी को खजाने की पेटी में रखा गया होगा जब उसने उसमें से सामान निकाला था। लिनशेन का मानना था कि इसे अंडे सेने के बाद तियानशिन को यह देखकर बहुत गुस्सा आएगा कि यह सिर्फ एक स्टील पॉइजन बी है। फिर भी ऐसा लग रहा था कि तियानशिन स्टील पॉइजन बी को ऐसे संभाल रही थी जैसे कि यह कोई खजाना हो, जिसने लिनशेन को हैरान कर दिया। तुमने ऐसा बेकार पालतू जानवर क्यों पाला? लिनशेन ने खाने की मेज पर बैठते हुए पूछा, मानो बेपरवाही से टिप्पणी की हो। बेकार पालतू जानवर? तुम कुछ नहीं जानते। कभी सादगी की ओर लौटने के बारे में सुना है? जानते हो भाग्य को चुनौती देने का क्या मतलब है? तियानशिन ने स्टील पॉइजन बी को अपने हाथों में सुरक्षित रखते हुए ठंडी सांस लेते हुए कहा, आज तुम इसे तुच्छ समझते हो लेकिन भविष्य में तुम इसके लायक भी नहीं रहोगे। क्या ये पालतू जानवर वाकई इतना अच्छा है? मैं इसे नहीं देख सकता। यह मुझे एक मानक स्टील लेवल पालतू जानवर जैसा लगता है। जबकि लिनशेन ने खारिज करते हुए कहा, वह मन ही मन हैरान था, क्या हो रहा है? क्या ये हो सकता है कि मैंने जो स्टील पॉइजन बी वहां रखी है उसमें कोई विशेष गुण है कि तियानशिन अपनी मूर्ख किस्मत से एक रत्न पर ठोकर खाए? दूसरी बार सोचने पर लिनशेन को यह असंभव लगा। भले ही यह एक उत्परिवर्तित मधुमक्खी हो, फिर भी यह सिर्फ एक स्टील लेवल उत्परिवर्तित पालतू जानवर होगा। आरोही के लिए इस तरह के उत्परिवर्तित पालतू जानवर की खेती करना सीधे उत्परिवर्तित आरोही पालतू जानवर प्राप्त करने जितना योग्य नहीं था। मैं आपको सच बताने से नहीं डरता। ये जहरीली मधुमक्खी का पालतू जानवर वह खजाना है जो मैंने दायरे के राजा के खजाने से प्राप्त किया था। क्या आपको लगता है कि दायरे के राजा अपने खजाने में एक साधारण स्टील का पालतू जानवर रखेंगे? ये केवल इसका दिखावा है ताकि दूसरों को इसके परिपक्व होने से पहले इसके चमत्कार को पहचानने से रोका जा सके। शानदार पेड़ हवा को खींचता है। ये छलावरण का एक रूप है, सुरक्षा का एक रूप है, और एक बार जब ये बड़ा हो जाता है तो यह निस्संदेह ब्रह्मांड में एक अद्वितीय सुपर पालतू जानवर होगा, तियानशिन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। स्तब्ध लिनशेन लंबे समय तक अवाक रहे, फिर आखिरकार उन्होंने अंगूठा दिखाया और कहा, मैं आपको एक सुपर पालतू जानवर पालने में जल्द सफलता की कामना करता हूँ। पैराडाइज आइलैंड अन्य दिनों से अलग नहीं लग रहा था, संभवतः इसलिए क्योंकि तियानशिन जानबूझकर नाइट घोस्ट ट्राइब को शांत करने की कोशिश कर रहा था। लिनशेन को नहीं पता था कि तियानशिन ने गुप्त रूप से क्या व्यवस्था की थी। उसने मूल योजना पर टिके रहने की योजना बनाई, या तो भूमि का प्रबंधन करने वाले N117 के पास जाना था या समुद्र का प्रबंधन करने वाले ची 118 के पास जाना था। विभिन्न संभावनाओं का विश्लेषण करने के बाद लिनशेन ने पहले ची 118 का दौरा करने का फैसला किया। लिनशेन ने कोंगचुवान को अपने साथ ले लिया, लेकिन वेई वुफू को अपनी बड़ी बहन की रक्षा के लिए पीछे रहने के लिए कहा। यदि नाइट घोस्ट ट्राइब ने ये जिन को बचाने के लिए अचानक हमला किया तो वेई वुफू अपनी बहन की रक्षा के लिए वहां मौजूद थे, तो उन्हें बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तियानशिन को पता था कि लिनशेन ची 118 जा रहा था और उसने उसके साथ जाने पर जोर दिया। तुम तियानशिन के भतीजे हो, क्या मेरे साथ इस मामले में तुम्हारा शामिल होना अनुचित नहीं है? लिनशेन ने हिचकिचाहट दिखाई। इसमें क्या अनुचित है? मैं उनसे बहुत समय से नाराज हूं। तुम बस अपना काम करो, मैं शो का आनंद लेने के लिए वहां रहूंगा। तियानशिन ने उसके साथ जाने पर जोर दिया। लिनशेन ने इस पर विचार किया। तियानशिन को साथ ले जाना फायदेमंद पाया, शायद वह ची 118 के साथ बातचीत के दौरान कुछ काम आ सके। वे तीनों वांगहाई क्लिफ में ची 118 के स्थान की ओर बढ़े। महल में पहुंचने पर उन्हें ची परिवार के पहरेदारों ने रोक दिया। वहां कौन जाता है? गेट पर खड़े सेलेस्टियल गार्ड ने उन्हें ठंडे भाव से देखते हुए पूछा। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट, स्वर्गीय सम्राट के आदेश से विशालकाय रिंग स्टार का निरीक्षण करने के लिए।
ची 118 कहाँ है? कोन चुवान ने आत्मविश्वास से अपना पहचान पत्र प्रस्तुत किया। कौन सा सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट? इसके बारे में कभी नहीं सुना। जब तक मैं संदेश नहीं भेजता तब तक यहीं रुको। सेलेस्टियल गार्ड ने कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया, ठंडे भाव से बोला। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट स्वर्गीय सम्राट की ओर से काम करता है और आपकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता, कोन चुवान ने कहा। उसका चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ची परिवार जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहा था और सेलेस्टियल गार्ड को सबक सिखाने वाला था। लेकिन लिन शेन की हल्की खांसी ने उसे रोक दिया। चलो इंतजार करते हैं, लिन शेन ने उदासीनता से कहा। कोन चुवान तुरंत एक तरफ हट गया और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तीनों ने गेट के बाहर काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन महल से कोई बाहर नहीं आया। महल के सबसे ऊंचे टॉवर के अंदर ची 118 एक अन्य सेलेस्टियल के साथ गेट की छवियों को देख रहा था। वह नया डीन सरल नहीं है। कोन चुवान जैसा घमंडी व्यक्ति भी उसकी बात मानता है। इस आदमी से निपटना आसान नहीं है, ची 96 ने छवियों को देखते हुए कहा। सिर्फ एक सुंदर लड़का जिसे तियानशुन ने पाला है। वह केवल तियानशुन और तियानजुए के संबंधों पर निर्भर है। स्वर्गीय सम्राट को उसकी स्थिति पर बहुत ध्यान है, इसलिए उसने उसे पैसे इकट्ठा करने के लिए जायंट रिंग स्टार के पास भेजा है, ची 118 ने तिरस्कारपूर्वक कहा। अगर तियानशुन मान जाती है तो क्या तुम मानोगे? ची 96 ने पूछा। अगर वह मान जाती है तो उसे अपने छोटे प्रेमी की जान की कीमत चुकानी होगी। मुझे क्यों चुकाना चाहिए? ची 118 ने उपहास किया। अगर मैं ये पैसा दे देता हूं तो मैं भविष्य में इस घेरे में कैसे खड़ा हो सकता हूं? जो कोई भी देना चाहे दे सकता है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। अगर स्वर्गीय सम्राट को पैसे चाहिए तो वह मेरे घर को लूटने के लिए किसी को भेज सकता है, उसने कहा। अगर स्वर्गीय सम्राट सिर्फ घरों को लूट सकता तो वह इतना हंगामा क्यों करता? ची 96 ने हंसते हुए कहा। कठोर बातें करना बंद करो, आखिरकार वे स्वर्गीय सम्राट का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाओ और उनसे मिलो, देखते हैं कि वह क्या कहते हैं। ची 118 ने थोड़ा सिर हिलाया। यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूँ। हालांकि ची 118 ने कठोर बातें की, लेकिन जब वह गेट पर आया तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने लिन शेन को एक बड़ी मुस्कान के साथ अभिवादन किया और बोलने से पहले सेलेस्टियल रेस की छाती को छूते हुए सलामी दी। कृपया मेरी अशिष्टता को क्षमा करें, स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख। एक जरूरी मामला था जिसे मुझे पूरा करना था। मैं आपसे पहले नहीं मिल सका, जो काफी अपमानजनक था। जब मैं पहली बार सेलेस्टियल मास्टर से मिला तो मुझे लगा कि आपका स्वभाव सामान्य से अलग है, जो महानता के लिए किस्मत में है। अब ऐसा लगता है कि मैं सही था। इतने कम समय में आपको भगवान स्वर्गीय सम्राट द्वारा सौंपा गया है और आप एक संस्थान के प्रमुख बन गए हैं। भगवान जी के पास इतनी अंतर्दृष्टि है, आप निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि बाहर लंबे इंतजार से वह परेशान नहीं था। साम्राज्य के नए अध्यायों का आनंद लें। हाँ, स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख वास्तव में असाधारण हैं। कृपया अंदर आइए, ची 118 ने कहा। पहले तो वह चौंक गया, फिर लिन शेन की प्रतिक्रिया सुनकर जोर से हंसा। लिन शेन और उनके दो साथियों को सम्मेलन कक्ष में ले जाने के बाद ची 118 जानबूझकर और लापरवाही से ऐसा कर रहा था क्योंकि उसने खुद ही सम्मान की सीट ले ली और तीनों मेहमानों को बगल की अतिथि सीटों पर बैठने की व्यवस्था की। प्रोटोकॉल के अनुसार स्वर्गीय सम्राट की ओर से 4 तिमाहियों का निरीक्षण करने वाले सेलेस्टियल मास्टर संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में लिन शेन को सम्मान की सीट पर बैठना चाहिए था, न कि ची 118 को, जो एक साधारण व्यक्ति था। खुद सम्मान की सीट पर बैठकर वह लिन शेन को यह संदेश देना चाहता था कि सेलेस्टियल मास्टर संस्थान और स्वर्गीय सम्राट का अधिकार उसके क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं रखता है और लिन शेन को कोई भी गलत इरादा नहीं रखना चाहिए। कोन चुवान की अभिव्यक्ति भद्दी हो गई, लेकिन लिन शेन ने कोई परवाह नहीं की और बस अपनी सीट पर बैठ गया। कोन चुवान के पास भी ऐसा ही करने और बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख मेरे यहाँ आए हैं, इसलिए इसे अपने घर की तरह ही समझो। औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बाद में व्यवस्था करूंगा ताकि तुम ची परिवार के आतिथ्य का अनुभव कर सको, ची 118 ने सहज भाव से कहा। चूंकि लॉर्ड ची ने इसे इस तरह से कहा है, इसलिए मैं औपचारिकता पर खड़ा नहीं रहूंगा। हाल ही में सेलेस्टियल मास्टर संस्थान के पास धन की कमी है, इसलिए आप यहाँ जो संसाधन जमा करेंगे वे अब से 2 गुने हो जाएंगे। ये थोड़ा सा पैसा तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना, लॉर्ड ची? लिन शेन ने सीधे ची 118 की आंखों में देखते हुए पूछा। ची 118 को उम्मीद नहीं थी कि लिन शेन इतना स्पष्टवादी होगा। उनकी नज़रें मिलीं और उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। डीन, क्या आप लॉर्ड हेवनली सम्राट की ओर से बोल रहे हैं या सेलेस्टियल मास्टर संस्थान की ओर से? ची 118 ने कठोर चेहरे से पूछा।
मैं सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का डीन हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं संस्थान का प्रतिनिधित्व करता हूँ, लिन शेन ने उत्तर दिया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से स्वर्गीय सम्राट का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकता था। स्वर्गीय सम्राट को पैसे की जरूरत थी, ऐसी बात नहीं थी जिस पर खुलकर चर्चा की जा सके। मैनेजर एन ने पहले ही उसे बार बार संकेत दिया था कि इस पद पर आने के बाद उसे कुछ मामलों के लिए दोष लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ची 118 ये सुनकर ठहाके लगाकर हंसा। डीन, मेरे विशाल रिंग स्टार का आपके सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के साथ न तो कोई वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध है और न ही हम एक ही विभाग में हैं। आपके संस्थान में पैसे की कमी है, आप मुझसे इसके लिए क्यों पूछ रहे हैं? अगर यह भगवान स्वर्गीय सम्राट इस पैसे के लिए पूछ रहे होते तो मुझे स्वाभाविक रूप से ऐसा करना पड़ता, भले ही मुझे ऐसा करने के लिए अपनी संपत्ति बेचनी पड़े। लेकिन आपको यह अधिकार किसने दिया? ची 118 के मन में यह भी स्पष्ट था कि स्वर्गीय सम्राट कभी भी अपने नाम का उपयोग करके पैसे नहीं मांगेंगे, यही वजह है कि उसने इतनी हिम्मत से बोलने की हिम्मत की। तो फिर मान लेते हैं कि यह स्वर्गीय सम्राट की इच्छा है, लिन शेन ने जवाब दिया। 1 इंच भी पीछे नहीं हटते हुए उसने ची 118 से आंखें मिलाईं, ये वाक्यांश बहुत ही हल्के ढंग से कहा। ची 118 ने कभी नहीं सोचा था कि लिन शेन ऐसी बात कहने की हिम्मत करेगा और तुरंत ही उसके पास शब्द नहीं थे। ऐसा कहकर लिन शेन वास्तव में पूरी तरह से अनुचित व्यवहार कर रहा था। कोन चुवान और तियानशिन भी लिन शेन के शब्दों से चौंक गए। अगर उसका बयान फैल गया तो उसे दूसरों के साथ निपटने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, स्वर्गीय सम्राट उसे अनुशासित करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। स्वर्गीय सम्राट को धन से प्यार था, लेकिन वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में भी बहुत परवाह करता था। कुछ चीजें की जा सकती थीं, लेकिन इसका दोष कभी भी स्वर्गीय सम्राट के चेहरे पर नहीं लगाया जा सकता था। जो कोई भी स्वर्गीय सम्राट को बदनाम करने की कोशिश करेगा, उसे अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। ची 118 कुछ समय के लिए शब्द नहीं रख पाया, क्योंकि लिन शेन का कदम पूरी तरह से आदर्श से बाहर था। अब जबकि लिन शेन ने बोल दिया है, अगर वह मना करता है तो वह स्वर्गीय सम्राट के चेहरे पर तमाचा मार रहा होगा। भले ही स्वर्गीय सम्राट ने बाद में लिन शेन से निपटने का फैसला किया हो, लेकिन वह निश्चित रूप से इसमें शामिल होगा। अगर वह मान जाता है तो दूसरों को यह पता नहीं चलेगा कि लिन शेन ने दावा किया था कि पैसे स्वर्गीय सम्राट द्वारा मांगे गए थे। अन्य स्टार लॉर्ड्स केवल ये सोचेंगे कि उसने कमजोरी दिखाई है, उसे पैसे देकर खुद को स्वर्गीय सम्राट के साथ जोड़ लिया है। स्वर्गीय सम्राट उसे अन्य स्टार लॉर्ड्स से पैसे मांगने के लिए एक उदाहरण के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ची 118 ऐसी स्थिति से कैसे निपट सकता है? अगर लिन शेन ने बाद में इनकार कर दिया तो ची 118 खत्म हो जाएगा, उसके मुंह में शब्दों की भरमार होगी लेकिन वह खुद को साफ नहीं कर पाएगा। जहरीला, सच में जहरीला। ची 118 को एहसास हुआ कि इस आदमी से निपटना जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। अपनी क्षमताओं के बावजूद ये व्यक्ति काफी निर्दयी और जहरीला था। वह न केवल दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी कठोर था, ये पूरी तरह से आत्मविनाशकारी था। स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख, किसी के लिए भी खोखली बातें करना आसान है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि पैसे की मांग स्वर्गीय सम्राट ने की है, तो क्या ये सच है? मुझे दस्तावेज दिखाओ, अगर उस पर वास्तव में स्वर्गीय न्यायालय की मुहर है तो मैं पैसे इकट्ठा करूंगा, भले ही मुझे खुद दिवालिया क्यों न होना पड़े, ची 118 ने कहा, जो आखिरकार इस काम में माहिर था, कोई नौसिखिया नहीं जिसे कुछ मीठी बातों से धोखा दिया जा सके। उसने लिन शेन द्वारा लाए गए संकट को चतुराई से शांत किया। कोई दस्तावेज नहीं है, लिन शेन ने उदासीनता से कहा। ची 118 निश्चित रूप से जानता था कि कोई दस्तावेज नहीं हो सकता और उसने ताना मारा, स्वर्गीय न्यायालय से कोई दस्तावेज नहीं होना ठीक है। आप कहते हैं कि स्वर्गीय सम्राट को पैसे की जरूरत है, तो कम से कम उनसे कोई शाही आदेश तो होना ही चाहिए, है न? बस मुझे स्वर्गीय सम्राट की मुहर दिखाओ और चाहे तुम कितना भी मांगो, मैं मुंह भी नहीं सिकुड़ूंगा। ऐसी कोई मुहर भी नहीं है, लिन शेन ने जवाब दिया। धमाका। ची 118 ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और अचानक उठ खड़ा हुआ, लिन शेन की ओर सख्त चेहरे से इशारा करते हुए चिल्लाया, आप स्वर्गीय मास्टर संस्थान के डीन के पास न तो कोई आधिकारिक दस्तावेज है और न ही शाही आदेश, फिर भी आप भगवान स्वर्गीय सम्राट का झंडा लहराते हैं, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। हमारी स्वर्गीय जाति ऐसे बेशर्म बदमाश के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आप स्वर्गीय मास्टर संस्थान के डीन हैं, आप दूसरों को दंड से मुक्त कर सकते हैं। मैं ची 118 ईमानदारी से जीता हूं और उन लोगों से सबसे ज्यादा घृणा करता हूं जो स्वर्गीय सम्राट के नाम पर सभी बुरे काम करते हैं। चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाए, मैं हमारे प्रभु सम्राट को सही साबित करने के लिए स्वर्गीय न्यायालय में इसकी रिपोर्ट करूंगा। ची 118 को पता था कि लिन शेन के पास संभवतः कुछ भी नहीं हो सकता था। उसने जो पैसे मांगे थे वे ऐसे थे जो दिन के उजाले में भी नहीं टिक सकते थे। किसी भी आधिकारिक दस्तावेज या शाही आदेश की तो बात ही छोड़िए, लेन देन का रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता था।
सम्राट तियानशु एक लालची और घमंडी व्यक्ति थे। वे लालच में लिप्त हो सकते थे, लेकिन वे भ्रष्ट शासक के रूप में लेबल किए जाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यही कारण है कि ची 118 को लिन शेन पर दबाव डालने का आत्मविश्वास था, जिससे स्थिति उसके खिलाफ हो गई। काटने और पलटवार करने के इस संयोजन ने कोन चुवान और तियानशिन को चौंका दिया। उनके चेहरे पीले पड़ गए, ये जानते हुए कि अगर ची 118 वास्तव में इस मामले को स्वर्गीय न्यायालय में ले जाता तो न केवल स्वर्गीय सम्राट लिन शेन की रक्षा नहीं करता, बल्कि संभवतः वह उससे छुटकारा पाने वाला पहला व्यक्ति होता। युवा, अभी भी बहुत युवा, ये सोचने के लिए कि उसने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की ची 118 के खिलाफ ऐसी रणनीति, और अब इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा रहा है। कोन चुवान को लगा कि लिन शेन शाह और मात की स्थिति में है और उसे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। शानदार, वाकई शानदार, भगवान जी वाकई मास्टर हैं। मैं पूरी तरह से विस्मित हूँ, लिन शेन ने ताली बजाते हुए कहा। स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख, अब आप चाहे जो भी कहें, ये बेकार है। मैं इस चाल से प्रभावित नहीं होऊंगा। मैं हमारे सम्राट का नाम साफ करने के लिए इसे स्वर्गीय न्यायालय में रिपोर्ट करूंगा। आप अब जा सकते हैं, ची 118 ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा और बड़ी गरिमा के साथ विदा होने के लिए खड़ा हुआ। कोन चुवान और तियानशिन ने एक दूसरे को देखा। इस समय क्या करना है, इस बारे में अनिश्चित थे। लिन शेन, हालांकि, बिल्कुल भी घबराए नहीं थे और एक बैकहैंड इशारे के साथ उन्होंने एक पंखा बुलाया जो तुरंत कई लाइट स्वॉर्ड्स में बदल गया, जो पूरे कमरे में बिखर गया। स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख, क्या आप लड़ने का इरादा रखते हैं? ची 118 ने लिन शेन को ठंडे अंदाज में देखते हुए अपनी राह रोकी। उसके विचार में लिन शेन पहले से ही तर्कीन रूप से क्रोधित हो चुका था, और लिन शेन जितना अधिक तर्कीन था उसके लिए उतना ही बेहतर था। एक तर्कीन व्यक्ति अधिक गलतियां करेगा, जिससे उसे लिन शेन को नियंत्रित करने के लिए अधिक लीवर मिलेंगे, जिससे लिन शेन के लिए मरना मुश्किल हो जाएगा, भले ही वह चाहे। इसके अलावा अगर लड़ाई की नौबत आती है तो वह लिन शेन एक आरोही से क्यों डरेगा? भले ही कोन चुवान ने हस्तक्षेप किया हो, उसके पास आकस्मिकताएं थीं। इसके अलावा उसे विश्वास नहीं था कि कोन चुवान इतना तर्कीन होगा कि नियमों को तोड़ देगा। लिन शेन, एक गुस्सैल युवा, जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत कर सकता है, लेकिन कोन चुवान को मूर्खता में शामिल होने से बेहतर पता होना चाहिए। लिन शेन ने अपना हाथ हिलाया, लाइट स्वॉर्ड्स कमरे में उड़ गए, लेकिन उन्होंने ची 118 पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कमरे के भीतर कुछ वस्तुओं को नष्ट कर दिया। उन वस्तुओं को नष्ट करने के बाद लाइट स्वॉर्ड्स सभी लिन शेन के हाथ में वापस आ गए, एक फोल्डिंग फैन के रूप में वापस आ गए, बिना किसी निशान के चमक गायब हो गई। ची 118 की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, यह महसूस करते हुए कि लिन शेन ने जो आइटम नष्ट किए थे वे कमरे के निगरानी उपकरण थे, जिन्हें उसने लिन शेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के रूप में रखा था। लिन शेन सभी निगरानी, छिपी हुई और दृश्यमान को ठीक से पहचानने में सक्षम था, जिससे ची 118 को आश्चर्य हुआ कि क्या उसके रैंक में कोई जासूस है, क्योंकि अन्यथा लिन शेन सभी निगरानी उपकरणों के स्थान को कैसे जान सकता था। ची 118 ठंडे भाव के साथ कुछ कहने वाला था, लेकिन लिन शेन ने उसे पहले ही रोक दिया। भगवान ची, क्या आप इसे पहचानते हैं? लिन शेन ने एक स्क्रॉल के लिए हाथ बढ़ाया और उसे ची 118 के सामने खोल दिया। ची 118 ने उस पर ध्यान केंद्रित किया और एक दिव्य का चित्र देखा। ये है भगवान स्वर्गीय सम्राट का स्वचित्र। ची 118 बिना किसी अच्छे कारण के अपनी स्थिति में नहीं पहुंचा था। हालांकि चित्र में दिव्य सम्राट तियानशु जैसा नहीं था, लेकिन पेंटिंग की शैली और उस पर सुलेख और मुहरें उसके लिए कलाकार को पहचानने के लिए पर्याप्त थीं। भगवान ची के पास एक समझदार नज़र है, लिन शेन ने प्रशंसा की। ची 118 को तुरंत समझ में आ गया कि लिन शेन का क्या मतलब था और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर दबाव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम गलत हो। जब तक तुम्हारे पास स्वर्गीय सम्राट का शाही फरमान या स्वर्गीय न्यायालय का कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं होगा, तब तक तुम जो कुछ भी लाओगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। भगवान ची, मेरा कभी भी यह इरादा नहीं था कि तुम पर दबाव बनाऊं, लिन शेन ने अपने स्वचित्र के किनारों को पकड़ते हुए कहा। मैं तुम्हें इस बारे में सोचने के लिए 10 सेकंड देता हूं। मुझे पैसे दो और मैं चला जाऊंगा। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं इसे अभी फाड़ दूंगा। जैसे ही उसने कहा, लिन शेन ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। अगर तुम भगवान स्वर्गीय सम्राट के स्वचित्र को नष्ट कर देते हो तो मुझे इसकी क्या परवाह है? ची 118 ने शुरू में सोचा कि लिन शेन पागल हो गया है। चित्र को फाड़ना उसका काम नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने कहा, उसका चेहरा बदल गया। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ची 118 को लगा कि उसके फेफड़े गुस्से से फटने वाले हैं। उसे एहसास हुआ कि लिन शेन क्या योजना बना रहा था। 10। लिन शेन बिना हिले डुले बस उल्टी गिनती शुरू कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम पर विश्वास करेगा? 9। जब तुम सेल्फ पोर्ट्रेट फाड़ देते हो तो इससे तुम्हें क्या लाभ होता है?
भले ही वे तुम पर विश्वास कर लें, फिर भी तुम्हें चीज़ों को खराब तरीके से संभालने और महामहिम के चित्र को नुकसान पहुंचाने के लिए दंडित किया जाएगा, उसने तर्क दिया। 8 तुम इतने बेशर्म नहीं हो सकते। ची 118 क्रोधित और क्रोधित दोनों था। ये स्पष्ट था कि लिन शेन उसे फंसाने का इरादा रखता था। अगर लिन शेन ने यहाँ स्वचित्र को फाड़ दिया तो वह दावा कर सकता था कि ची 118 ने ही इसे फाड़ा था। ची 118 कल्पना भी कर सकता था कि लिन शेन स्वर्गीय सम्राट से क्या कहेगा। लिन शेन निश्चित रूप से कहेगा कि वह स्वर्गीय सम्राट का स्वचित्र उसके पास लाया था। ची 118 पैसे मांगने के लिए, और न केवल ची 118 ने भुगतान करने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने अहंकार में चित्र को भी नष्ट कर दिया। ची 118 के दिमाग में अनगिनत विश्वासघाती आरोप घूम रहे थे जो लिन शेन उसके खिलाफ कर सकता था। 7 लिन शेन भावनाहीनता से गिनता रहा। इस तरह से चीज़ों को संभालने से, भले ही आप भगवान स्वर्गीय सम्राट को रिपोर्ट करें, मैं शायद मुसीबत में न पड़ूं, लेकिन आप निस्संदेह मुसीबत में पड़ जाएंगे। बर्बाद हो गया, ची 118 ने सख्ती से घोषणा की। 6 5 ध्यान से सोचो, अगर पेंटिंग फटी तो चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी और तुम्हारी जान जोखिम में पड़ जाएगी। 4 मुझे नहीं लगता कि तुम इसे फाड़ने की हिम्मत करोगे, ची 118 ने दांत पीसते हुए कहा। 3 2 1 लिन शेन ने गिनती तेज कर दी, लगभग तुरंत ही आखिरी 3 नंबरों को पार कर लिया, फिर फाड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इसे मत फाड़ो, मैं दे दूंगा, ची 118 चिल्लाते हुए लिन शेन की ओर बढ़ा। लिन शेन ने अपना हाथ रोक लिया और कोन चुवान ने ची 118 को रोक दिया। ची 118 ने सेल्फ पोर्ट्रेट के किनारे पर पहले से ही एक छोटा सा फटा हुआ देखा। अगर वह बोलने में थोड़ा भी धीमा होता तो पेंटिंग शायद फट जाती। ची 118 के माथे पर ठंडा पसीना आ गया जब उसे एहसास हुआ। स्वर्गीय संस्थान का ये नवनियुक्त प्रमुख एक निर्दयी चरित्र जो अनुचित था, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और जो नियमों के अनुसार नहीं खेलता था। भगवान ची, आप मुझे दोष नहीं दे सकते, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। भगवान स्वर्गीय सम्राट ने मुझे ये काम सौंपा है। अगर मैं असफल हो गया तो मेरे लिए भी यही परिणाम होगा। चूंकि मृत्यु किसी भी तरह से अपरिहार्य है, इसलिए मैं अंडरवर्ल्ड के रास्ते पर किसी साथी के साथ रह सकता हूँ। क्या आप सहमत नहीं हैं? ठीक है, मैं इसे दे दूंगा। जब संसाधनों को वापस करने का समय आएगा, मैं इसे दोगुना कर दूंगा। ची 118 ने अपने दांत पीस लिए। अतिरिक्त हिस्सा अभी मुझे दे दो। कोई वचन पत्र नहीं, कोई रसीद नहीं, बस मुझे सीधे दे दो। बाकी हम पहले की तरह आगे बढ़ सकते हैं, लिन शेन ने कहा। इतने सारे संसाधन तुम मुझसे उम्मीद करते हो? मत फाड़ो, मत फाड़ो, लो, मैं अभी देता हूँ। ची 118 ने देखा कि लिन शेन एक शब्द भी नहीं बोल रहा है, बस पेंटिंग को फाड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, और वह हताश हो गया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो निर्दयी हैं, जो मरने की इच्छा रखते हैं और जो बेशर्म हैं, लेकिन लिन शेन जैसा कोई नहीं देखा जो तीनों में से कोई है। ये वास्तव में मेरे लिए पहली बार है। अगर लिन शेन की गश्ती दूत के रूप में स्थिति और ची 118 के साथ महल में प्रवेश करने वाली कई आंखों के लिए नहीं होता तो वह उसे वहीं मार देता। बस रुको, मैं इसे अभी लाता हूँ। लानत है, तुम क्या कर रहे हो? ची 118 की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी आंखें लगभग अपनी जेबों से बाहर निकल रही थीं। उसने अभी कुछ शब्द ही कहे थे कि लिन शेन ने वास्तव में आगे बढ़कर पेंटिंग को फाड़ दिया। कोन चुवान और तियानशिन दोनों डर से चिल्लाए, वे डर गए। लॉर्ड ची, अब आपको डिफ़ॉल्ट करने के बहाने नहीं ढूंढने पड़ेंगे। आपको जो करना है वो करें। अगर आप आइटम नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे अब यह नहीं चाहिए, लिन शेन ने कहा और फटी हुई पेंटिंग उठाकर जाने के लिए मुड़ा। डीन, मिस्टर तियान, आप क्या कर रहे हैं? मुझे मारने से आपको क्या फ़ायदा होगा? आप भी नहीं बचेंगे, क्या आप नहीं समझते? ची 118 गुस्से से कांप उठा। उसने लिन शेन जैसा बेतुका व्यक्ति कभी नहीं देखा था। एक गलत शब्द और लिन शेन ने बहस करने की भी जहमत नहीं उठाई, उसने बस पेंटिंग फाड़ दी। कौन ऐसा खेलता है? आप क्षतिपूर्ति का भुगतान करते समय और क्षेत्र छोड़ते समय भी बातचीत कर सकते हैं, तो इसे फाड़ना क्यों? मुझे पता है, वैसे भी मैंने कभी जिंदा वापस लौटने की योजना नहीं बनाई थी। हर कोई इस समय सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट की स्थिति जानता है और मैं भी इसे जानता हूँ। मैं अपनी क्षमताओं को जानता हूँ। मैं दीन बनने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी मेरे पास दीन बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये भगवान स्वर्गीय सम्राट की कृपा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। चलो बस मर जाते हैं, लेकिन संतुष्टि के साथ मरते हैं। जो कोई भी मुझे संतुष्ट होकर मरने नहीं देगा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे असंतुष्ट रहें। लिन शेन ने ची 118 को देखते हुए मजाक करते हुए कहा, तुम्हें खेलना पसंद है न? तो खेलते रहो। तुम्हारे पास जो भी तरकीबें हैं उनका इस्तेमाल करते रहो। मैं अभी तुम्हारे साथ खेलूंगा और तुम मुझे पाताल लोक की राह पर साथ दे सकते हो। यह उचित है। जैसे ही उसने कहा, लिन शेन ने पेंटिंग का एक और टुकड़ा फाड़ दिया।
मी तियान, मेरे पूर्वज, मैं मानता हूं कि तुम मेरे चाचा हो, ठीक है। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? ची 118 लगभग पागल हो रहा था। इस बिंदु पर लिन शेन को मारने का मतलब उसके लिए कोई रास्ता नहीं होगा और लिन शेन को वापस जाने देना भी वैसा ही होगा। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ? लिन शेन ने ची 118 के सामने बैठने के लिए एक कुर्सी खींची, अपनी छाती की ओर इशारा किया और कहा, मुझे पैसे चाहिए जैसे कि मैं तुम्हारी जान के पीछे हूँ। तुमने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की है ना? मैं तुम्हें खुश कर रहा हूँ। चूंकि तुम जीवन से ज्यादा पैसे को महत्व देते हो, इसलिए अपना जीवन पीछे छोड़ दो। मी तियान, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ठीक है मी तियान, मैं जीना चाहता हूँ, कृपया मुझे कोई रास्ता बताओ। पेंटिंग पहले से ही फटी हुई है, मैं तुम्हें कोई रास्ता कैसे दे सकता हूँ? वैसे भी मेरे पास पेंटिंग को ठीक करने की क्षमता नहीं है। अगर तुम कर सकते हो तो आगे बढ़ो। लिन शेन ने फटी हुई पेंटिंग को सीधे ची 118 पर फेंक दिया। ची 118 ने फटी हुई पेंटिंग को जल्दी से गले लगा लिया। लिन शेन के करीब आते ही वह मुस्कुराया, फिर अपने पीछे तियानशिन और कोंगचुवान को देखा। मुझे परवाह नहीं है, तुम जो चाहो कह सकते हो। वैसे भी मुझे मरना ही है और मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं है, लिन शेन ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखते हुए कहा। वह जानता था कि ची 118 का क्या मतलब था। वह चाहता था कि तियानशिन और कोंगचुवान बाहर जाएं ताकि वह लिन शेन से अकेले में बात कर सके, लेकिन उसने बस इसे अनदेखा कर दिया। श्री तियान, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपने पेंटिंग फाड़ दी, इसका वास्तव में मुझसे कोई लेना देना नहीं है। चलो यहाँ ईमानदार रहें, जब समय आएगा तो आपको बस सच बताना होगा। क्या यह आपके लिए काम करता है? ची 118 ने असहाय होकर कहा। नहीं, आपको क्या लगता है कि आप कह सकते हैं कि मैंने इसे फाड़ दिया? मैं बस कहूंगा, यह तुम ही थे जिन्होंने इसे फाड़ा। लिन शेन ने प्रत्येक शब्द के साथ उसकी छाती पर प्रहार किया। ची 118 के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन उसने अंततः अपने अभिमान को निगल लिया, कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, आह श्री तियान, मेरा पूरा परिवार जीने के लिए मुझ पर निर्भर है। अगर मैं मर गया तो यह आसान नहीं होगा, परिवार बिखर जाएगा। इसका मुझसे क्या लेना देना है? मेरे घर में बड़े बुजुर्ग और छोटे छोटे लोग हैं, क्या मैं भी वैसे ही नहीं मरूंगा? तुम क्यों नहीं मर सकते? क्या तुम मुझसे ज्यादा महान हो? लिन शेन ने ठंडे चेहरे से कहा। मेरा यह मतलब नहीं है। देखो मिस्टर तियान, तुम वैसे भी बर्बाद हो चुके हो, मुझे नीचे खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कुछ बचत है। तुम जो चाहो, जितना उठा सको, ले लो। अपने परिवार के भविष्य की खातिर मुझे जिंदा छोड़ दो। ची 118 को खुद घृणा महसूस हुई, लेकिन उसके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। ये काम करता है। पहले जो बताया गया था उसके ऊपर एक और डबल जोड़ दो। लिन शेन ने उदासीनता से कहा। ची 118 की आंखें बाहर निकल आईं। लिन शेन को कोसना चाह रहा था, लेकिन अंत में वह केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सका। मिस्टर तियान, तुम बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हो। बहुत ज्यादा। मैं इसके लिए अपनी जान का सौदा कर रहा हूँ। अगर मैं स्वर्गीय सम्राट का हिस्सा नहीं देता तो क्या वह मेरे परिवार को जीने देगा? अगर मेरा परिवार जीवित नहीं रह सकता तो ये चीजें मेरे लिए किस काम की? आपको स्वर्गीय सम्राट का हिस्सा देना होगा और आप मेरा हिस्सा भी कम नहीं कर सकते। जब तक सामान यहाँ है, मैं मर जाऊंगा और तुम जीवित रहोगे। अगर नहीं तो तुम अपने दम पर हो, लिन शेन ने कहा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैं दे दूंगा सब कुछ। ची 118 ने अपने जीवन में कभी इतनी बुरी किस्मत महसूस नहीं की थी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ सबूत छोड़ने की जरूरत है। उसे अब बहुत पछतावा हो रहा था। वह चाहता था कि वह लिन शेन से कभी न मिले। दुनिया में कौन जानता था कि ऐसे पैसे के लालची ठग से सामना होगा जिसे जीवन की कोई परवाह नहीं है। जब लिन शेन और उसके दो साथी महल से बाहर निकले तो उन्होंने 100 से ज्यादा बड़ी गाड़ियां खींचीं। वे अनगिनत संसाधनों से लदे हुए थे, जिनमें पालतू कैप्सूल, असेंशन लिक्विड, पालतू अंडे और यहां तक कि निर्वाण सामग्री और पालतू कैप्सूल, पालतू अंडे और यहां तक कि निर्वाण अवशेषों के कई बैग शामिल थे। साथ ही कई उच्च श्रेणी की सामग्री भी थी जिसके बारे में लिन शेन ने कभी सुना भी नहीं था। यहाँ असेंशन अंडे और पालतू कैप्सूल को गाड़ी के लोड के हिसाब से गिना गया था। हालांकि लिन शेन ने पहले ही तियानशुन के यहाँ की इन्वेंट्री देख ली थी और जानता था कि उन्हें हर साल कितना देना है, लेकिन अपनी आंखों से देखना अभी भी चौंकाने वाला था। ये सिर्फ इतना था कि विशाल रिंग स्टार को हर साल स्वर्गीय सम्राट को श्रद्धांजलि देनी होती थी, और यह इसका सिर्फ 2/3 हिस्सा था। ये सभी संसाधन एक आरोही की छोटी सेना या यहाँ तक कि कई निर्वाण प्राणियों का निर्माण कर सकते थे, और स्वर्गीय सम्राट के लिए यह उनके मनोरंजन व्यय का एक छोटा सा हिस्सा मात्र था। आकाशीय जाति के नाम से इस तरह के ग्रहों के साथ यह अकल्पनीय था कि स्वर्गीय सम्राट को हर साल कितने संसाधन मिलते थे। फिर भी स्वर्गीय सम्राट कभी संतुष्ट नहीं होता था और लगातार और अधिक लूटना चाहता था।
वास्तव में अतृप्त। तुम सच में जीवन से ज्यादा पैसे के पीछे पड़े हो, है ना? महल से बाहर निकलने के बाद तियानशिन ने लिन शेन को एक अजीब भाव से देखा। कौन कहता है कि मैं पैसे के पीछे हूं, अपनी जिंदगी के पीछे नहीं। मुझे पैसे चाहिए और मैं जीना चाहता हूं, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने उसे सच में दिया था? ची 96 ने आश्चर्य से ची 118 की ओर देखते हुए पूछा। मैं क्या कर सकता था? वह लापरवाह था, लेकिन मुझे सावधान रहना था। तुम अच्छी तरह जानते हो कि भगवान स्वर्गीय सम्राट अपने अभिमान की कितनी परवाह करते हैं। उस बदमाश ने जोर देकर कहा कि मैंने ही पेंटिंग फाड़ी है, मैं अपना बचाव कैसे कर सकता था? ची 118 स्पष्ट रूप से नाराज था। कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि तुमने पेंटिंग फाड़ी है ना? ची 96 ने पूछा। वह पेंटिंग लेकर मेरे पास आया, पैसे की मांग कर रहा था। स्थिति का परिणाम चाहे जो भी हो, स्वर्गीय सम्राट के स्वभाव के साथ वह बर्बाद हो जाएगा। कोई भी समझदार व्यक्ति सोचेगा कि उसके लिए पेंटिंग फाड़ना असंभव है ना? अगर वह नहीं था तो और कौन हो सकता है? भले ही आप सभी जानते हो कि मैं इसे फाड़ने के लिए इतना मूर्ख नहीं हूं, क्या स्वर्गीय सम्राट इस पर विश्वास करेंगे? भले ही स्वर्गीय सम्राट को पता हो कि मैंने ऐसा नहीं किया है, फिर भी वह मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। ची 118 और अधिक क्रोधित होते हुए, कोसते हुए बोला, लानत है! अगर मुझे पता होता कि वह आदमी एक जीवन त्यागी पागल कुत्ता है, जो अपने जीवन की कीमत पर पैसे के लिए आ रहा है, तो मैंने उसे शुरू से ही भुगतान कर दिया होता, जिससे मैं खुद को ऐसे नुकसान से बचा लेता। आप इस बारे में सही हैं, लेकिन अब जब आपने पैसे दे दिए हैं, तो दूसरों को नहीं पता कि यह कैसे दिया गया। यदि स्वर्गीय सम्राट इसे एक सफलता के रूप में उपयोग करता है, तो आप इसे कैसे संभालेंगे? ची 96 ने आह भरी। ची 118 ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने पैसे दिए हैं, लेकिन क्या वह इसे वापस ले सकता है? यह उसकी अपनी समस्या है। क्या आप उसके खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं? क्या यह अभी करना थोड़ा ज्यादा स्पष्ट नहीं है? और चूंकि वह पहले से ही बर्बाद हो चुका है, तो अब उसे निशाना बनाने का क्या मतलब है? ची 96 कुछ हद तक हैरान था। साम्राज्य पर और कहानियां सुने। चूंकि उसने गंदा खेलने का फैसला किया है, इसलिए मुझे नियमों का पालन न करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मेरे पास सबूत हैं, मैंने वही दिया जो जरूरी था। अगर वह इसे वापस नहीं ले सकता, तो निश्चित रूप से स्वर्गीय सम्राट मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते, ची 118 ने भावहीनता से कहा। इसके अलावा, मैं इसे खुद करने की योजना नहीं बना रहा हूं, नहीं मैं वस्तु को वापस लेने की योजना बना रहा हूं। मुझे अपना रुख सभी को बताना होगा, वरना मैं वास्तव में इन मंडलियों में घुल मिल नहीं पाऊंगा। वह मेरे संसाधन ले सकता है, लेकिन उसे अपनी जान छोड़नी होगी। फिर हम देखेंगे कि और कौन अपनी जान से ब्लैकमेल करने की हिम्मत करता है। तियानजुन उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है और कोंगचुवान उसकी रखवाली कर रहा है, इसलिए उसे यहां मारना आसान नहीं होगा। आप इसे कैसे करने की योजना बना रहे हैं? ची 96 ने सोचा। क्या उसे अब भी N 117 से पैसे नहीं ऐंठने हैं? चाहे उसे पैसे मिले या न मिले, ये सुनिश्चित करना है कि वहां से जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, ची 118 ने दांत पीसते हुए कहा। ऐसा ही होता है कि हमें उस व्यक्ति से मिलना पड़ता है। उसे ऐसा करने दो। उस व्यक्ति के कार्रवाई करने से उसकी मृत्यु निश्चित है। ये वास्तव में एक अच्छा विचार है, कार्रवाई करने से पहले पानी को हिलाओ। अगर वह वास्तव में N 117 से पैसे प्राप्त करता है, तो इसे वापस लेने से हमारे कुछ नुकसान की भरपाई हो सकती है, ची 96 ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो अभी उस व्यक्ति से मिलते हैं और आगे की जटिलताओं से बचने के लिए मामले को सुलझाते हैं, ची 118 ने आग्रह किया, एक और पल इंतजार करने में असमर्थ। दोनों जल्दी से महल से निकल गए, समुद्र के बीच में एक निर्जन द्वीप की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर में दोनों निर्जन द्वीप पर एक गुफा में पहुंच गए। गुफा के अंदर एक कब्र का पत्थर था और लंबे बालों वाला, पीला रंग वाला, टोप और डिनर सूट पहने एक आदमी कब्र के पत्थर के ऊपर बैठा था और मुस्कराते हुए ची 118 और ची 96 को देख रहा था। क्या तुम किसी निर्णय पर पहुंच गए हो? उस आदमी ने अपना सिर उठाया, जिससे उसकी दो रक्त लाल आंखें प्रकट हुईं, जो ची 118 को दिलचस्पी से देख रही थीं। हाँ, मैं हमारे पिछले समझौते के अनुसार तुम्हारे साथ सहयोग करने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, ची 118 ने स्पष्ट रूप से कहा। ओह, कौन सी शर्त? ये हाँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें किसी को मारने में मेरी मदद करनी होगी। कौन? तियान, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का प्रमुख, वर्तमान में जायंट रिंग स्टार पर है। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का प्रमुख, वह एक बड़ी मछली है। बस एक आरोही, वास्तव में इतनी बड़ी मछली नहीं। हालांकि मयूर कबीले से एक निर्वाण प्राणी उसकी रक्षा कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 7 बार निर्वाण से गुजरा हो, उससे निपटना बहुत कठिन है। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमारा सौदा रद्द हो जाएगा, ची 118 ने कहा। ऐसा लगता है कि तुम सच में तियान से नफरत करते हो। तो फिर यहाँ एक सफल सहयोग है, ये या ने मुस्कुराते हुए कहा। आप अभी अभी निर्वाण से लौटे हैं, क्या कोई समस्या है?
उस व्यक्ति को मरना ही होगा और आपके पास केवल एक ही मौका है, ची 118 ने कुछ बेचैनी के साथ जोर दिया। मुझसे स्वर्गीय सम्राट को मारने के लिए कहना मेरे पास वास्तव में क्षमता नहीं है। एक आरोही को मारना, एक मोर कबीले के निर्वाण होने का तो कहना ही क्या, अगर भगवान खुद भी आ जाएं, तो भी वह उसकी जान नहीं बचा सकता। ये याने शान से कब्र के पत्थर से छलांग लगाई। उसकी रक्त लाल आंखें ची 118 को घूर रही थीं और उसने कहा, हालांकि अपना वादा मत भूलना, अन्यथा मुझे कुछ और लोगों को मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जब तक आप उस व्यक्ति को मारते रहेंगे तब तक कोई दुर्घटना नहीं होगी, ची 118 ने ठंडे स्वर में कहा। अल्पविराम। लिन शेन और उसके साथी सामान वापस पैराडाइज आइलैंड ले आए, लेकिन तियानजुन अभी भी वापस नहीं आया था। तियानजिन, तुम इन्वेंट्री की जांच करने में मेरी मदद करो, मुझे N117 के घर फिर से जाना है। लिन शेन ने तियानशिन को सामान और हिसाब किताब सौंपते हुए कहा। तुम्हारे पास दूसरी पेंटिंग है। तियानशिन ने लिन शेन को अजीब भाव से देखा, उसे लगा कि लिन शेन पागल हो गया है। अगर वह पैसे भी मांगता और सब कुछ पा भी लेता तो भी उसके पास जीवन का आनंद लेने के लिए कुछ नहीं होता। नहीं, लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। इसके बिना तुम पैसे कैसे मांगोगे? तियानशिन समझ नहीं पाया कि लिन शेन क्या सोच रहा था। चलो कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होगा अगर वे देने को तैयार हैं, लिन शेन ने बिना विस्तार से कहा और कोंगचुवान को अपने साथ ले लिया और एक बार फिर पैराडाइज आइलैंड से निकल पड़े। इस बार तियानशिन ने पीछा करने पर जोर नहीं दिया। अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि वह लिन शेन के साथ ची 118 के पास कर्ज वसूलने गया था। लिन शेन का पीछा करते हुए उसे शक होने लगा कि कहीं उसका दिल ठीक तो नहीं है। हमेशा बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है। वह वास्तव में इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि उसे बिना जाने ही मर जाने का डर था। कोंगचुवान लिन शेन के पीछे पीछे एन परिवार में गया, जो काफ़ी जटिल लग रहा था। उसने पहले ही दिन की घटनाओं को स्वर्गीय पत्नी को संदेश के रूप में भेज दिया था और उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। उसके विचार में लिन शेन एक पागल था। केवल एक पागल ही ऐसी चीज़ें कर सकता है और केवल एक पागल ही अपने जीवन के साथ लापरवाह होगा। स्वर्गीय पत्नी ने कोंगचुवान का संदेश पढ़ा। पहली बार पढ़ते ही उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसने लिन शेन को स्वर्गीय सम्राट का एक स्वचित्र दिया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि लिन शेन इसका इस तरह से उपयोग करेगा, न ही उसने सोचा था कि लिन शेन इसे फाड़ने की हिम्मत करेगा। स्वर्गीय पत्नी ने एक पल के लिए अटकलें लगाईं कि क्या लिन शेन द्वारा फाड़ा गया स्वचित्र नकली था जिसे उसने खुद बनाया था। लेकिन इस विचार को स्वर्गीय पत्नी ने तुरंत खारिज कर दिया, ये जानते हुए कि नकली निश्चित रूप से ची 118 को मूर्ख नहीं बना सकता। स्वर्गीय संगिनी ने कोंगचुवान के संदेश को कई बार पढ़ा और फिर से पढ़ा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। काफी साहसी, वास्तव में कुछ भी करने में सक्षम। यदि वह जीवित रह सकता है और दिव्य गुरु संस्थान के प्रमुख के रूप में बैठना जारी रख सकता है, तो शायद वह वास्तव में इसे पुनर्जीवित कर सकता है। स्वर्गीय संगिनी ने खुद से कहा, यदि वह वास्तव में इसे प्रबंधित करता है तो शायद यह मेरे लिए भी अवसर होगा। कोंगचुवान उत्सुकता से स्वर्गीय संगिनी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। वास्तव में यह नहीं जानता था कि वर्तमान स्थिति को कैसे संभालना है, क्योंकि लिन शेन की हरकतें उसकी समझ से परे थीं। N117 के निवास पर पहुंचने से पहले कोंगचुवान को आखिरकार स्वर्गीय संगिनी का उत्तर मिला। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करो, उसे स्काई पिनेकल स्टार पर जीवित वापस जाने दो। यदि कार्य असंभव है तो अपनी सुरक्षा को हर चीज से ऊपर प्राथमिकता दो। कोंगचुवान ने संदेश पढ़ना समाप्त किया और असहायता से अपना सिर हिलाया। अगर उसे पता होता कि स्थिति इस तरह बदल जाएगी तो वह कभी लिन शेन को नहीं भड़काता। अब जब उसकी मोर आंखें लिन शेन के हाथों में थीं, अगर वह युद्ध के मैदान से भाग जाता तो लिन शेन के पागल स्वभाव को देखते हुए ये लगभग तय था कि लिन शेन बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मोर आंखों को नष्ट कर देगा, उसे अपने साथ नीचे खींच लेगा। स्वर्गीय पत्नी ने उसे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कहा था, लेकिन जब तक लिन शेन उसके सामने जीवित था और अपनी मोर आंखों को वापस पाने के बिना उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी, उसे चिंता से बचने के लिए उसने उसे इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं की। कोंगचुवान के पास चीजों को कदम दर कदम आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वह एक निर्वाण स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति था जिसकी लंबे समय से प्रतिष्ठा थी, जिसने कई तूफानों का सामना किया था। फिर भी लिन शेन एक आरोही की संगति में होने से उसे असुरक्षा की तीव्र भावना होती थी। जब दोनों एन परिवार के निवास पर पहुंचे तो N117 आश्चर्यजनक रूप से महल के बाहर सुबह से ही उनका इंतजार कर रहा था। N117 को पहले से ही पता था कि लिन शेन और उनकी पार्टी ने ची 118 से कितनी बड़ी मात्रा में संसाधन ले लिए हैं। हालांकि वह ये नहीं समझ पाया कि लिन शेन ने ची 118 को कैसे मजबूर किया। भले ही N117 ने अपना दिमाग लगाया हो, लेकिन वह ये नहीं समझ पाया कि ची 118 समझौता क्यों करेगा, जो कि बिल्कुल अकल्पनीय था। अगर वह ची 118 होता तो वह लिन शेन को इतने संसाधन कभी नहीं देता।
N117 जानकारी के लिए C118 से संपर्क करना चाहता था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि C118 ने उसके संचार अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। इससे N117 को गहरा संदेह हुआ और वह लगातार लिन शेन की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। जब लिन शेन और उसका साथी उसकी ओर बढ़ रहे थे तो उसे पहले ही संदेश मिल चुका था। बहुत विचार विमर्श के बाद उसने फैसला किया कि उसे यह समझने की जरूरत है कि लिन शेन ने वास्तव में क्या किया था। स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख भगवान, आपकी यात्रा हमें सम्मानित करती है। कृपया हमें दूर से आपका अभिवादन न करने के लिए क्षमा करें। C118 से इतने सारे संसाधन प्राप्त करने के बाद N117 ने लिन शेन को अब और कम आंकने की हिम्मत नहीं की और निर्वाण स्टार लॉर्ड के सामान्य अहंकार के बिना बहुत विनम्रता से उनका अभिवादन किया। कोन चुवान ने एक अजीबोगरीब भाव से देखा। उसने कभी भी निर्वाण स्तर पर दिव्य जाति के किसी सदस्य को अन्य जातियों के निम्न वर्ग के सदस्य के प्रति ऐसा शिष्टाचार दिखाते नहीं देखा था। आप बहुत दयालु हैं भगवान एन। ये सिर्फ एक छोटा सा प्रतीक है, कोई बड़ा सम्मान नहीं, लिन शेन ने कहा जब वह N117 के पास गया और उसे एक उपहार बॉक्स दिया। आप ही दयालु हैं भगवान चीफ, कृपया अंदर आइए। N117 ने उपहार बॉक्स स्वीकार करते हुए और तुरंत इसे अपने प्रबंधक को सौंपते हुए उत्तर दिया। वह बेहद सतर्क था और खुद बॉक्स खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि उसे डर था कि वह लिन शेन की किसी चाल का शिकार न हो जाए। साम्राज्य पर नवीनतम पढ़ें। क्या आप इसे खोलकर नहीं देखेंगे? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख से कोई भी उपहार अत्यंत मूल्यवान होना चाहिए। आइए दूसरों को ईर्ष्यालु बनाने से बचें। मैं बाद में निजी तौर पर इसका आनंद लूंगा, लिन शेन को अंदर ले जाते हुए N117 ने कहा। लिन शेन की टिप्पणी ने उसे उपहार खोलने के लिए और भी अनिच्छुक बना दिया। उसने अपनी आंखों से बटलर को भी संकेत दिया कि वह बॉक्स को सावधानी और सतर्कता से संभाले। N117 स्पष्ट रूप से C118 की तुलना में बहुत अधिक सतर्क था। लिन शेन को सम्मेलन कक्ष में आमंत्रित करने के बाद उसने लिन शेन को सम्मान की सीट दी और अपने बाईं ओर और उसके नीचे एक स्थान पर बैठ गया। भगवान एन, मैं एक सीधा व्यक्ति हूं, इसलिए मैं बस अपनी बात कहूंगा। लिन शेन ने बिना किसी बात को घुमाए फिराए शुरू किया। चालाकी और योग्यता के मामले में वह इन बूढ़े लोमड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। उनके साथ खेल खेलने से केवल उसकी ही मौत होगी, इसलिए उसके पास अराजकता को खत्म करने और उन पर वापस गंदगी फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कृपया अपनी बात कहें लॉर्ड चीफ। मैं भी एक सीधा सादा व्यक्ति हूं और ऐसे अन्य लोगों की सराहना करता हूं जो मेरे जैसे ही हैं, N117 ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह अच्छा है, लिन शेन ने सिर हिलाया और आगे कहा, इस बार सरेंडर किए जाने वाले संसाधनों को दोगुना करना होगा। पिछला हिस्सा सामान्य प्रक्रिया का पालन करेगा, लेकिन अतिरिक्त राशि मैं आज अपने साथ ले जाऊंगा। मैं सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट की ओर से एक IOU लिख सकता हूं ताकि यह प्रमाणित हो सके कि ये आइटम हमारे द्वारा लिए गए थे। अगर लॉर्ड एन को कोई आपत्ति नहीं है तो आप उन्हें अभी तैयार कर सकते हैं। लिन शेन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और कहा, यह दोपहर के भोजन का समय है, इसलिए मुझे कुछ खाना तैयार करने के लिए आपको परेशान करना होगा लॉर्ड एन। खाने के बाद हम सामान ले लेंगे और चले जाएंगे और हम आपको फिर से परेशान नहीं करेंगे। सबसे अच्छे संयम के साथ भी। ये सुनकर N117 का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था। डीन, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन मेरे पास वास्तव में यहाँ इतने संसाधन नहीं हैं। यदि आपके पास पैसे कम हैं तो मेरे पास यहाँ कुछ बचत है। आप उन सभी को ले जा सकते हैं, किसी IOU की जरूरत नहीं है। N117 ने अपने उग्र गुस्से को नियंत्रित करते हुए और बिना भड़के कहा। वह वास्तव में समझ नहीं पाया कि लिन शेन के पास किस तरह का साहस या तुरुप का पत्ता था जो उसे उससे पैसे की इतनी बेशर्मी से मांग करने में सक्षम बनाता था। लिन शेन ने N117 को देखा, जो चुप रहा जैसे कि किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। कोन चुवान भी हैरान था कि लिन शेन किस चीज का इंतजार कर रहा था। N117 को कुछ समझ में आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, बटलर एक बॉक्स लेकर अंदर आया और N117 से फुसफुसाने लगा। N117 का चेहरा हर पल बदसूरत होता गया और उसने बॉक्स छीन लिया और उसे लिन शेन की ओर धकेल दिया। डीन, आपका उपहार मेरे लिए स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा है, कृपया इसे वापस ले लो। लिन शेन को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने डिब्बा लिया, उसे खोला और स्वर्गीय सम्राट का स्वचित्र निकाला जो कई टुकड़ों में फटा हुआ था, और उदासीनता से कहा, लॉर्ड एन, मैंने आपको उनका स्वचित्र भेंट करके भगवान स्वर्गीय सम्राट का प्रतिनिधित्व किया है। यह एक बहुत बड़ा सम्मान है और यदि आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप महामहिम के स्वचित्र को कैसे फाड़ सकते हैं? बेशर्म, सच में बेशर्म। कोन चुवान अवाक खड़ा रहा। उसने पहले कभी किसी को इतना बेशर्म और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में इतना माहिर नहीं देखा था। डीन, कृपया झूठे वादे न करें। बॉक्स की सामग्री पहले की तरह ही बरकरार है, N117 ने गुस्से से फटते हुए कहा। लॉर्ड एन मजाक कर रहे होंगे, मैंने आपको एक पूरी पेंटिंग दी थी।
अगर आप मुझे सबसे बड़ी हिम्मत भी देते तो भी मैं महामहिम के पवित्र चित्र को फाड़ने की हिम्मत नहीं करता। यह एक बड़ी गलती है। लिन शेन ने शांति से फटी हुई पेंटिंग को वापस बॉक्स में रख दिया और आगे कहा, मैंने खुद आपको यह चीज़ दी थी और आपने इसे सबके सामने वापस ले लिया। मैंने आपको इसे वहीं और वहीं जांचने दिया, तो यह एक बर्बाद पेंटिंग कैसे बन गई? लॉर्डन, क्या आप एक बर्बाद पेंटिंग स्वीकार करेंगे? देखिए, ये फटी हुई है, इसे अभी अभी फाड़ा गया होगा। लॉर्डन, आप में वाकई हिम्मत है, महामहिम के खुद से बनाए गए पवित्र चित्र को फाड़ने की हिम्मत। N117 अवाक रह गया। लिन शेन को ध्यान से देख रहा था, उसका चेहरा विकृत था, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को निगलने वाला हो। अगर लॉर्ड एन मुझे हत्या करके चुप कराना चाहते हैं तो अभी करो। आखिरकार, मैं जीने के लिए नहीं बना था। अगर तुम्हें लगता है कि यह पर्याप्त संतोषजनक नहीं है तो तुम कुछ और बार छुरा मार सकते हो, मुझे इतनी आसानी से मत मारो। लिन शेन ने अपनी कमर से चाकू निकाला, उसे N117 के सामने रखा, अपनी आंखें बंद की और मारे जाने का इंतजार किया और अपने पीछे कुछ हद तक स्तब्ध कोंगचुवान से कहा, कोंगचुवान, उसे मत रोको। लॉर्ड एन के हाथों मरना एक सम्मान की बात होगी। कम से कम मेरी अच्छी प्रतिष्ठा होगी, अपने स्वामी और अपनी जाति के प्रति वफादार रहूंगा, अपने सम्राट के लिए खुद को बलिदान करूंगा। तुम। N117 गुस्से से कांप रहा था, उसकी इशारा करने वाली उंगली कांप रही थी। अब उसे आखिरकार समझ में आया कि G118 ने क्यों हार मान ली और पैसे चुकाए। ये रेबीज से पीड़ित एक पागल कुत्ता था, अपनी मौत से पहले उसे किसी और को काटना पड़ा। G118 ने एक आपदा से बचने के लिए पैसे दिए थे और अगर उसने अभी पैसे नहीं दिए तो लिन शेन निश्चित रूप से उसे अपने साथ नीचे खींच लेगा। कौन इसे बर्दाश्त कर सकता है? N117 ये भी कल्पना कर सकता है कि लिन शेन ने संभवतः G118 के सामने चित्र को फाड़ दिया होगा, जैसा कि उसने कहा था, फाड़ ताज़ा था। NOWELL-BE-IN.C ओम। N117 ने सोचा, उस समय G118 की अभिव्यक्ति बहुत दिलचस्प रही होगी, लेकिन दूसरे विचार से G118 को उसके लिए गवाही देने के लिए कहना निश्चित रूप से असंभव होगा। ठीक है, मैं दे दूंगा। N117 को लगा जैसे उसने जबरदस्ती कुछ घिनौना निगल लिया हो, एक अवर्णनीय भयानक भावना। लॉर्ड एन, आप वास्तव में सीधे हैं। लॉर्ड ची के विपरीत जो हिचकिचाते थे और केवल तब देने के लिए सहमत होते थे जब मैंने दोगुनी राशि मांगी थी, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर N117 को अचानक अंदर से काफी बेहतर महसूस हुआ, जैसे कि अब यह असहनीय नहीं था। N117 से छीने गए संसाधन G118 के पास मौजूद संसाधनों का केवल आधा था। लिन शेन पहले से ही काफी संतुष्ट था, वह इस परिणाम को स्वीकार कर सकता था। इन संसाधनों के साथ वह आखिरकार स्वर्गीय सम्राट को अपने कार्यों का हिसाब दे सकता था। बेशक, लिन शेन को अभी भी स्वचित्र के मुद्दे से निपटना था। स्वचित्र प्रामाणिक था और भले ही वह स्वचित्र को फाड़ने की घटना को गुप्त रखना चाहता था, न तो N117 और न ही G118 उसे ऐसा करने की अनुमति देंगे। G118 और G96 जो यहाँ की स्थिति पर गुप्त रूप से ध्यान दे रहे थे, वे तब हैरान रह गए जब उन्होंने लिन शेन को एन परिवार के परिसर से बड़ी मात्रा में संसाधनों के साथ बाहर आते देखा और हैरान नज़रों का आदान प्रदान किया। उसने वास्तव में इसे हासिल कर लिया। G96 ने अजीब भाव से कहा, अगर यह पागल कुत्ता सच में सेलेस्टियल मास्टर्स इंस्टीट्यूट के प्रमुख का पद हासिल करने में सफल हो जाता है और इसे पुनर्जीवित कर देता है, तो यह वास्तव में हमारे कबीले के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। शुक्र है, चाहे कुछ भी हो, वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा, अन्यथा हमें कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलेगी। पागल कुत्ते लंबे समय तक जीवित नहीं रहते, G118 ने व्यंग्य किया। यह अच्छा है कि वह सफल रहा, सामान वापस लाने से कम हमारे कुछ नुकसान की भरपाई हो सकती है। येया को जल्द ही आगे बढ़ना चाहिए। G96 ने सिर हिलाया, उन्हें विश्वास नहीं था कि लिन शेन येया के साथ मुठभेड़ में बच सकता है। लिन शेन और कोंगचुवान आपूर्ति को आकाश में ले जा रहे थे। आपूर्ति वाहन ट्रेन की गाड़ियों की तरह एक साथ बंधे हुए थे, जिन्हें कई आरोही स्तर के पालतू जानवर बेतहाशा खींच रहे थे। स्टार बैट जोन में प्रवेश करने के बाद वे पैराडाइज आइलैंड की ओर बढ़ गए। आपका अगला पठन साम्राज्य में प्रतीक्षा कर रहा है। हैंगिंग आइलैंड से गुजरने के बाद लिन शेन ने आसपास के वातावरण को देखा और अचानक उस हैंगिंग आइलैंड की एक पहाड़ी चोटी पर एक व्यक्ति को खड़ा देखा, जो काले रंग का सूट पहने हुए था। उसके बगल में एक कब्र का पत्थर खड़ा था। लिन शेन का चेहरा तुरंत बदल गया। येया, वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या वह मेरे लिए आ रहा है? एक विचार के साथ लिन शेन पीछे की ओर उड़ गया, कोंगचुवान के पीछे छिपते हुए, ये कहते हुए, उस व्यक्ति को देखो। कोंगचुवान ने पहले ही उस व्यक्ति को देख लिया था और उसे ध्यान से देख रहा था। धमाका! येया ने कब्र का पत्थर पकड़ा, उसे अपने कंधे पर उठाया और हवा में छलांग लगा दी। जिस पर्वत शिखर पर वह खड़ा था, वह तुरंत ढह गया और एक भयानक विस्फोट के साथ वह लगभग तुरंत कोंगचुवान और अन्य लोगों के सामने आ गया। तो ये तुम हो, तुम वास्तव में मरे नहीं हो। येया ने लिन शेन को कुछ आश्चर्य से देखा, जाहिर तौर पर उसे पहचान लिया।
क्या तुम भी वही नहीं हो, मरे भी नहीं हो? लिन शेन ने बिना कुछ कहे सीधे आदेश दिया, उसे नीचे ले जाओ और उसे तुम्हारा नाम मत जानने दो। उसके पास नामों के ज्ञान से मारने की क्षमता है। यह आदेश स्वाभाविक रूप से कोनचुवान के लिए था। उसने कोनचुवान का नाम नहीं पुकारा ताकि येया को उसका नाम पता न चल जाए। बिना किसी हिचकिचाहट के कोनचुवान ने पंख कवच पहन लिया, उसका शरीर मोर दिव्य चमक में बदल गया और उसने येया की ओर नीली रोशनी की किरण भेजी। येया ने खुद को बचाने के लिए कब्र का पत्थर छीन लिया। मोर दिव्य चमक कब्र के पत्थर पर लगी, जो बिना किसी नुकसान के बची रही। कब्र के पत्थर के पीछे येया खून से लाल आंखों से कोनचुवान पर टिकी हुई एक दुष्ट मुस्कान प्रकट की। मोर दिव्य चमक, कुछ खास नहीं डीन, तुम्हें और पीछे हट जाना चाहिए, मुझे चिंता है कि तुम प्रभावित हो जाओगे, कोनचुवान ने ठंडे स्वर में कहा, येया को घूरते हुए। लिन शेन को बताने की जरूरत नहीं थी, उसने पहले ही पंख कवच पहन लिया था और आपूर्ति की परवाह किए बिना दूर की ओर तेजी से भाग रहा था। वह देख सकता था कि येया पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा था, सिर्फ कब्र के पत्थर से मयूर दिव्य चमक को रोकने में सक्षम था और एक कदम भी पीछे हटने के बिना उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया होगा। समय बर्बाद करना बंद करो, अपना जीवन पीछे छोड़ दो। तुम्हारा असली नाम तियान है न? मैं इस बार गलत नहीं लिखूंगा, येया ने ठंडे स्वर में कहा, लिन शेन को घूरते हुए और कब्र के पत्थर पर तियान के लिए 2 अक्षर लिखते हुए। लिन शेन, जो उड़ रहा था, अचानक अपने भीतर खून उबलता हुआ महसूस कर रहा था और उसके दिल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से पकड़ लिया हो और निचोड़ दिया हो, जिससे उसके मुंह से अनजाने में खून निकल रहा हो। ये कैसे हो सकता है? तियान मेरा असली नाम नहीं है। यह अभी भी मुझे कैसे प्रभावित कर सकता है? लिन शेन भयभीत था और उसने जल्दी से अपने सुपर बेस फॉर्म को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर पर कवच एक शानदार रोशनी से चमक रहा था। येया थोड़ा लड़खड़ाया, फिर गुस्से की एक चमक फूट पड़ी। अरे, एक और झूठा नाम, तुम्हारे पास कितने हैं? अगर यह उसका असली नाम होता तो लिन शेन को मार दिया जाना चाहिए था। ये तथ्य कि वह चोट के बावजूद मरा नहीं था, ये दर्शाता है कि उसने जो नाम इस्तेमाल किया था वह अभी भी झूठा था। हालांकि क्योंकि उसने इसे कुछ समय के लिए इस्तेमाल किया था, उस नाम ने लिन शेन के साथ एक कारण संबंध विकसित किया था, इसलिए इसका अभी भी कुछ प्रभाव था, बस इतना मजबूत नहीं था कि लिन शेन को मार सके। कोनचुवान ने देखा कि लिन शेन काफी पीछे हट गया था और फिर उसने ब्लू पीकॉक लाइफ बेस को बुलाया। ब्लू पीकॉक ने अपने पंख हवा में फैलाए, एक अजीब नीली रोशनी बिखेरी, जिससे आसपास का वातावरण नीला हो गया और येया का शरीर उसके भीतर समा गया। रोशनी में कैद येया का शरीर तुरंत ही जम गया। कोनचुवान ने ठंडी सांस ली और स्थिर येया की ओर नीली रोशनी का एक और विस्फोट भेजा। नीली किरण ने एक पल में येया के सिर पर वार किया, जिससे उसका शरीर पीछे की ओर फट गया और वह उड़ गया। उसके हाथ में समाधि का पत्थर छूट गया। येया के माथे पर खून का निशान दिखाई दिया। उसकी आंखें अपनी सीमा तक उभरी हुई थीं क्योंकि वह लगातार पीछे की ओर झुकी हुई अवस्था में लड़खड़ा रहा था। नवंबर LBJNN। कोनचुवान ने कोई दया नहीं दिखाई, बार बार प्रहार किया, क्योंकि नीली किरणें येया के शरीर पर बमबारी कर रही थीं। लेकिन अगले ही पल काले क्रिस्टल पंखों ने येया के शरीर को ढक लिया और उन काले पंखों पर ताजे खून का रंग था, मानो वे खून से सने हों। धमाका धमाका, नीली रोशनी येया पर लगातार वार करती रही, उसे बार बार पीछे धकेलती रही जब तक कि वह आखिरकार एक हैंगिंग आइलैंड से टकराकर उसे पूरी तरह से चकनाचूर नहीं कर दिया। कोनचुवान लगातार उसका पीछा कर रहा था। ब्लू पीकॉक लाइफ बेस येया का पीछा कर रहा था। नीले प्रभामंडल ने येया के शरीर को जकड़ लिया, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गया। जब येया का शरीर हैंगिंग आइलैंड को तोड़कर फिर से बाहर आया तो कोनचुवान ये देखकर हैरान रह गया कि उसके खून से सने पंख कवच पर एक खरोंच तक नहीं थी, जिससे उसके चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। कोनचुवान के पीछे मोर की पूंछ जैसा एक तमाशा चमकते पंखों के फटने में सामने आया और पंखों के भीतर से मोर की आंखों से नीली रोशनी की किरणें निकलीं, जो येया के दिल की ओर बढ़ने से पहले एक बिंदु में परिवर्तित हो गईं। जैसे ही नीली रोशनी येया के दिल को भेदने वाली थी, येया, जो शुरू में नीले मोर के प्रभामंडल से स्थिर थी, अचानक कांप उठी। अगले ही पल येया के शरीर से खून की लाल रोशनी निकली, जो खून की लौ की तरह बेतहाशा जल रही थी। नीली रोशनी की ओर एक हाथ बढ़ाए जाने पर खून के रंग की लपटें नीली रोशनी से टकराईं। धमाका, नीली रोशनी और खून की लपटों की टक्कर से एक भयानक विस्फोट हुआ। विस्फोट में आसपास के हैंगिंग आइलैंड नष्ट हो गए, जिससे स्टार बेल्ट में एक विशाल निर्वात क्षेत्र बन गया। विस्फोट के बाद लिन शेन ने दूर से देखा कि कोनचुवान और येया हवा में खड़े थे। आखिरी बार से ऐसा लगा कि दोनों बराबरी पर हैं। तुम्हारे पास कुछ हुनर है जो मेरे हाथों मरने के लायक है, येया ने संकुचित आंखों से कहा, कोनचुवान को एक दुष्ट भूत की तरह घूरते हुए। कोनचुवान गंभीर दिख रहा था, उसकी निगाहें येया पर केंद्रित थीं और उसने अपने हाथ से इशारा किया, जिससे मोर जीवन आधार उसकी ओर उड़ गया। जिस क्षण मोर का सिर उसकी उंगलियों से टकराया, वह नीले पंखों से भरा आकाश बन गया जो उसके शरीर से चिपके हुए थे।
मोर के पंखों की आड़ में कोनचुवान के शरीर पर कवच और भी शानदार हो गया, उसकी पीठ पर असली मोर के पंख उभर आए। प्रज्ञा कला, असीम बुद्ध प्रकाश। कोनचुवान के पंख उसके पीछे फैल गए, उन पर नीली रोशनी वाली आंखें संसार के मोतियों की तरह दिखाई दे रही थीं, जो दिव्य चमक के साथ नीले सूरज की तरह खिल रही थीं। प्रकाश की चमक के नीचे चारों ओर सब कुछ जम गया था, मानो समय रुक गया हो। विस्फोटक अशांति, हैंगिंग आइलैंड के टूटे हुए टुकड़े और हवा में बिना हिले डुले लटके हुए अनगिनत पत्थर एक भयावह किंतु अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। जैसे ही नीली रोशनी टिमटिमाने लगी, नीली रोशनी वाले क्षेत्र में सब कुछ रुक गया और फिर नीली लपटों में बदल गया। एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। पलक झपकते ही पौधे राख में बदल गए, चट्टानें धीरे धीरे पिघलकर मैग्मा में बदल गईं, और यहाँ तक कि ये या भी, जो जगह पर जमी हुई थी, नीली लपटों से जलने लगी। लिनशेन ने दूर से देखा कि कैसे क्षेत्र एक नीली नरक में बदल गया और उसके दिल में सदमे और खुशी दोनों की लहर दौड़ गई। कोनचुवान की एक ही समय में नियंत्रण और नुकसान पहुंचाने की क्षमता वास्तव में शक्तिशाली है। यह अफसोस की बात है कि एक बार जब वह अपनी शक्ति को प्रकट करता है, तो यह अंधाधुंध हर चीज पर हमला करता है। यह आमने सामने की लड़ाई में अच्छा काम करता है, लेकिन यह उसके साथियों के लिए कठिन होना चाहिए। लिनशेन को राहत की अनुभूति हुई जब उसने देखा कि ये या स्थिर हो गया था और हिल नहीं सकता था, उसका शरीर तेजी से भयंकर नीली लपटों में घिरा हुआ था। मोरपंख से निकलने वाली नीली रोशनी और भी तेज हो गई, और जो तैरते हुए द्वीप गिर रहे थे वे उसके भीतर मैग्मा में बदल गए, जबकि छोटी चट्टानें पहले ही वाष्पीकृत हो चुकी थीं, जिससे राख हर जगह फैल गई। येया पर नीली लपटें और भी तेज होती गईं, हवा में दर्जनों फीट ऊपर उठ गईं। कोनचुवान किंवदंतियों से भी ज्यादा शक्तिशाली है, उसकी ताकत उसे निर्वाण प्राणियों में सबसे ऊपर रखती है। अगर वह स्वर्गीय सम्राट के अनुग्रह से बाहर नहीं हुआ होता, तो वह पहले ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका होता, ची जियू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ऐसा लगता है कि आज येया गटर में पलट जाएगा। जियू, तुम येया को कम आंक रहे हो, ची 118 ने ठंडे स्वर में कहा। कोनचुवान वाकई बहुत ताकतवर है, हमारी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर, और उसका मयूर दिव्य तेज वाकई बहुत प्रभावशाली है। अगर कोई दूसरा निर्वाण प्राणी उसका सामना कर रहा होता, तो भले ही हम दोनों मिलकर भी लड़ें, लेकिन हम उसके खिलाफ आसानी से नहीं जीत पाते। दुर्भाग्य से उसका प्रतिद्वंद्वी येया है, और कोनचुवान जीत नहीं सकता। तुम्हें येया पर इतना भरोसा है? ची जियू हैरान थी, क्योंकि ची 118 को येया पर बहुत भरोसा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने येया की असली ताकत देखी है। भले ही वह डीएस बड़ी ही क्यों ना हो, जब तक वे एक ही स्तर पर हैं, वह येया को आसानी से नहीं हरा सकता, ची 118 ने धीरे से कहा। मानो ची 118 के शब्दों की पुष्टि करने के लिए येया को घेरने वाली धधकती नीली लपटें अचानक एक पल में खूनी लाल हो गईं और भी भयंकर हो गईं। रक्त लाल आग से घिरे लपटों में पौराणिक आकृति किसी तरह नीली रोशनी के माध्यम से अपना रास्ता बनाने में कामयाब रही, कदम दर कदम हवा में कोनचुवान की ओर चलती हुई। उसकी हरकत के कारण रक्त लाल लपटें आगे बढ़ीं, और जैसे जैसे आकृति तेजी से आगे बढ़ी, पीछे की लपटें धूमकेतु की पूंछ की तरह दिखाई दीं। और जैसे जैसे पौराणिक आकृति अधिक स्पष्ट रूप से उभरी, कालेपन कवच से लगातार खून बह रहा था। नीली रोशनी के संपर्क में आने पर खून की लपटों में बदल गया, अपने काले और लाल रंगों के साथ नीली चमक को पूरी तरह से पीछे हटा दिया। ये सोचना कि मोर कबीले का इतना मजबूत सदस्य है, तुम मेरे जीवन आधार से मरने के योग्य हो, ये या नरक से निकले एक राक्षस की तरह जलते हुए रक्त लाल पागलपन को झेलते हुए कोनचुवान पर हमला किया और अपनी हथेली को आगे बढ़ाया, जिसमें से काले और लाल कण बह रहे थे, जो तुरंत एक विचित्र जीवन आधार में जम गए। वह जीवन आधार एक पूरी रीढ़ की हड्डी जैसा लग रहा था, गहरे लाल और काले रंग का, ड्रैगन जैसा, सुई की नोक की तरह पतला, जिसके आधार पर एक खोपड़ी जुड़ी हुई थी। येया की उंगलियों ने खोपड़ी को छेद दिया, अजीब तरह से नुकीले जीवन आधार को पकड़ लिया, और काली और लाल लौ उठी और उसके ऊपर जल उठी, जो एक भयानक और भयावह दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। लिनशेन स्तब्ध रह गया, उसने सोचा था कि येया का जीवन आधार कब्र का पत्थर है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। ईविल घोस्ट ब्लेड लाइफ बेस को पकड़े हुए येया आगे की ओर झुके हुए अशुभ तरीके से कोनचुवान की ओर बढ़ा। जैसे ही वह कोनचुवान के ठीक सामने पहुंचा, वह अचानक आसमान में ऊंची छलांग लगा गया। उसके पीछे खून की लाल लपटें ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ीं, जो उसके साथ स्वर्ग की ओर ऊपर की ओर बढ़ रही थीं। ऊपर हाथ में ब्लेड लिए येया ने अपनी ऊंची स्थिति से नीचे की ओर वार किया, और ब्लेड की काली और लाल रोशनी तुरंत शून्य को चीरती हुई आकाश और पृथ्वी पर चमकते हुए रक्त लाल ड्रैगन की तरह कोनचुवान की ओर बढ़ रही थी और उसे निगलने लगी। शक्ति के भयानक उछाल ने नीली आग के नरक के भीतर जो कुछ भी गतिहीन था उसे एक तरफ धकेल दिया, लहरों को चीर दिया और पहाड़ों को एक बेजोड़ क्रूरता के साथ तोड़ दिया। ऐसी दमनकारी ताकत का सामना करते हुए कोनचुवान ने गर्व के साथ अपना सिर ऊंचा रखा, आकाश की ओर देखते हुए, पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते हुए। मोर की दिव्य चमक उसके हाथों पर समाहित हो गई, जैसे कि आकाश में सभी नीले सूर्य एक में विलीन हो रहे हों।
जैसे ही उसके हाथ एक पल में एक साथ आए, एक चमकदार नीला प्रभामंडल आकाश की ओर ऊपर की ओर उछला, एक नीले मोर में बदल गया जो आकाश में उड़ गया, रक्तलाल ड्रैगन से टकराया। धमाका। लिन शेन, जो पहले ही सैकड़ों मील दूर भाग चुका था, ने लाल और नीली रोशनी का विस्फोट देखा। भयानक प्रकाश विस्फोट ने उसकी आंखों को इतना डंक मारा कि वह उन्हें खुला नहीं रख सका। भूस्खलन और सुनामी की तरह हवा की एक लहर ने लिन शेन के शरीर को एक अज्ञात दूरी तक धकेल दिया, उसे एक तैरते हुए द्वीप में पटक दिया। प्रभाव ने द्वीप को हिला दिया और एक बड़ा गड्ढा बना दिया, जहां उसका शरीर आखिरकार रुक गया। बहुत मजबूत, लिन शेन गहरे गड्ढे से उठ खड़ा हुआ, फिर से आसमान में उड़ गया और युद्ध की दिशा में घूरने लगा। वह उस हमले का नतीजा जानना चाहता था, कौन जीता था। प्रकाश विस्फोट के बाद आसपास की हर चीज नष्ट हो गई थी। हवा में अनगिनत चट्टान के टुकड़े घूम रहे थे, उनके पीछे आग की लपटें अराजक रूप से चल रही थीं। जब लिन शेन को आखिरकार साफ साफ दिखाई देने लगा, तो उसने देखा कि कोन चुवान और ये या शून्य के पार एक दूसरे का सामना कर रहे थे। कोन चुवान के शरीर से अभी भी नीली रोशनी निकल रही थी, जबकि ये या पर वह अजीब काली और लाल लौ अलाव की तरह टिमटिमा रही थी। कौन जीता? लिन शेन एक पल के लिए यह नहीं बता सका कि उस हमले में किसका पलड़ा भारी था। पोह! येया के चेहरे पर खून से सना ब्लैक फैदर आर्मर का एक टुकड़ा टूट गया, जिससे उसका आधा भयानक चेहरा दिखाई देने लगा और उसने ताज़ा खून थूका। कोन चुवान जीता। लिन शेन का दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन फिर उसने अचानक देखा कि कोन चुवान के शरीर पर पंख अलग हो गए हैं। उसका जीवन आधार नीला मोर उसके शरीर से अलग हो गया, टूटे हुए पंखों और कटी हुई पूंछ के साथ एक घायल मोर में बदल गया। कोन चुवान के शरीर पर कारपेस में भी दरारें दिखाई दी और उस पर नीली रोशनी मंद पड़ने लगी। कोन चुवान के एडम के सेब ने जोर से एक और ताज़ा खून निगल लिया। वह अभी भी एक पहाड़ की तरह लंबा खड़ा था, लेकिन कोई भी बता सकता था कि वह अपनी रस्सी के अंत में था। अभी अभी हुए हमले ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। कोन चुवान बहुत मजबूत है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह येया से मिला। ची 96 ने अफसोस जताते हुए टिप्पणी की। सौभाग्य से यह येया था जिसने उसका सामना किया। अगर हम होते तो मुझे डर है कि हम उस प्रहार को झेल नहीं पाते। ची 118 ने कोन चुवान की ताकत की भी प्रशंसा की। NOWELL-BE-IN.C-OM अपने मुंह के कोने से ताज़ा खून पोंछते हुए येजी की आंखें शैतानी ढंग से चमक उठीं जब वह कोन चुवान को घूर रहा था। उसका मुंह एक मुस्कान में फट गया, जिसमें 2 पंक्तियों में बिल्कुल सफ़ेद नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे, जबकि वह अजीब तरह से हंस रहा था। मेरे ईविल घोस्ट ब्लेड के प्रहार से बिना मरे बचने के लिए तुम अपना नाम दुनिया को बताने के हकदार हो। जैसे ही उसने बात की, येजी ने अपना हाथ बढ़ाया और एक कब्र का पत्थर पकड़ लिया जो उल्का की तरह उसकी ओर उड़ता हुआ उसकी हथेली में आ गिरा। उसने ईविल घोस्ट ब्लेड पकड़ लिया और कब्र के पत्थर पर कोन चुवान का नाम उकेरने वाला था। वह कोन चुवान का नाम शुरू से ही जानता था। ची 118 ने बहुत पहले ही येया को लिन शेन से जुड़े सभी लोगों के नाम बता दिए थे। येया ने शुरू से ही कोन चुवान के खिलाफ ग्रेवस्टोन का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए नहीं कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि ग्रेवस्टोन पर ही इस्तेमाल के प्रतिबंध थे। ये सिर्फ किसी को भी मारने के लिए नाम लिखने का मामला नहीं था। जिन लोगों का स्तर येया से कम था, उन्हें बस एक निश्चित दूरी के भीतर रहना था, व्यक्ति को देखना था और उन्हें मारने के लिए उनका सही नाम लिखना था। लेकिन जिनकी ताकत येया से कम नहीं थी या जो उससे ज्यादा मजबूत थे, भले ही येया ने उनका असली नाम लिख दिया हो, यह जरूरी नहीं कि उन्हें मार दिया जाए, और यहाँ तक कि पलटवार की संभावना भी थी। इसलिए प्रतिद्वंद्वी की ताकत के बारे में निश्चित हुए बिना येया ग्रेवस्टोन की ताकत का लापरवाही से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब जबकि कोन चुवान को भारी नुकसान हुआ था और येया पहले ही अपनी चोटों से उबर चुका था, यहाँ तक कि उसका क्षतिग्रस्त ब्लड फैदर आर्मर भी अपनी सही स्थिति में आ गया था। जो एक खोता है वह दूसरा पाता है। अब जब येया कोन चुवान का नाम लिख रहा है, तो बहुत अच्छा मौका है कि वह उसे मार सकता है। कोन चुवान, क्या तुम अब भी लड़ सकते हो? कोन चुवान के पीछे अचानक एक आवाज आई। येया थोड़ा चौंक गई। लिन शेन को देखकर, जो भाग गया था, वास्तव में कोन चुवान के पीछे वापस उड़कर खड़ा हो गया। मैं कर सकता हूँ। कोन चुवान ने येया को ठंडे अंदाज में देखा, बिना अपना सिर घुमाए उसने कहा, और एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया, जिससे खंडित नीला मोर जीवन आधार फिर से उसके शरीर से जुड़ गया। भयानक नीली चमक एक बार फिर से बढ़ रही थी। तो फिर से चलते हैं। लिन शेन ने अपने फोल्डिंग पंखे को एक झटके से खोला और धीरे से येया की ओर हिलाया। अनगिनत रहस्यमयी प्रकाश पैटर्न पंखे से उड़े येया की ओर सितारों की बौछार की तरह गिर रहे थे। लिन शेन ने येया की भयानक ताकत देखी और जानता था कि अगर कोन चुवान मर गया तो वह कभी भी येया के पीछा से नहीं बच पाएगा। तियानजुन के पैराडाइज आइलैंड पर न होने के कारण भले ही वह वापस द्वीप पर भाग जाए, उसे डर था कि कोई भी येया का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यहाँ से पैराडाइज आइलैंड की लंबी दूरी का तो जिक्र ही न करें।
शायद उसे कभी वापस भागने का मौका न मिले और फिर उसे विशाल रिंग स्टार को छोड़ना होगा। मुख्य बिंदु ये था कि अगर वह विशाल रिंग स्टार को छोड़ देता तो वह सारी आपूर्ति खो देता और उसके पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाते। अगर तुम मौत की तलाश में हो तो मैं तुम्हें पहले तुम्हारे रास्ते पर भेजूंगा। येया ने रहस्यमय प्रकाश पैटर्न को अनदेखा करते हुए अपने शरीर से काली लाल चमक को उठने दिया और सीधे भयानक काली लाल चमक को बाहर निकाल दिया। एक ड्रैगन की तरह लिन शेन की ओर बढ़ रहा था। साम्राज्य पर अपनी गाथा जारी रखें। रहस्यमय प्रकाश पैटर्न काली लाल चमक पर गिरे और भयानक रूप से येया के शरीर पर निशान बनाते हुए घुस गए। एक पल में काली लाल चमक और ब्लेड आभा जिसे येया ने बाहर निकाला था काफी सिकुड़ गई। कोन चुवान के शरीर पर नीली रोशनी खिल उठी और हाथों को मिलाकर उसने नीली रोशनी की एक स्वर्गीय किरण को मारा जो एक मोर का आकार ले रही थी और एक बार फिर ईविल घोस्ट ब्लेड की शक्ति से टकरा गई। लेकिन इस बार मोर की दिव्य चमक ने काले लाल ड्रैगन को बलपूर्वक चकनाचूर कर दिया और उसकी बची हुई शक्ति येया की ओर बढ़ गई। येया ने घटनाओं के इस मोड़ का अनुमान नहीं लगाया था और वह केवल मोर की दिव्य चमक को रोकने के लिए अपनी समाधि का पत्थर उठा सकता था। वह इतना हिल गया था कि खुद को संभालने से पहले वह हवा में हजारों मीटर पीछे हट गया। ये किस तरह का जन्मजात कौशल है, एक आरोही स्तर का कौशल जो मुझे प्रभावित कर सकता है। येया ने अपने पंथ कवच पर अंकित रहस्यमय पाठ की चमकदार रोशनी को चौंका देने वाले और संदिग्ध भाव से देखा। जब वह आश्चर्यचकित था उसने अचानक लिन शेन से एक काले प्राचीन सील जैद सील को उड़ते हुए देखा, लिन शेन के सिर के ऊपर मंडराते हुए रहस्यमय प्राचीन लहरें उत्सर्जित करते हुए। वे लहरें येया के शरीर पर रक्त की लौ से गुजरी, येया के कवच पर एक अजीब निशान बनाते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर भारी हो गया हो और काली लाल चमक और भी कम हो गई हो। कोन चुवान, अब पीछे हटने का समय नहीं है, तुम उसे मारने के लिए और कब हमला करोगे? लिन शेन अपने भीतर छिपे उत्परिवर्तित जेड एक्सक्लूसिव के साथ जोर से चिल्लाया। प्रज्ञा कलान, असीम बुद्ध प्रकाश। कोन चुवान की पीठ पर पूंछ के पंख भयंकर रूप से फैल गए, एक बार फिर दिव्य प्रकाश से चमक उठे और नीले उसके शरीर से प्रकाश निकला। नीले प्रभामंडल की श्रृंखला नीले सूरज की तरह चमक उठी। येया हैरान और क्रोधित दोनों था। उसने कई कौशल का उपयोग किया था लेकिन वह अपने ऊपर से नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में असमर्थ था। लड़का, मैं तुम्हें मार दूंगा। येया ने एक चीख निकाली और प्रकाश की धारा में बदल गया, भाग गया। हालांकि येया मजबूत था, कोन चुवान कमजोर नहीं था। हालांकि येया का पिछले संघर्ष में ऊपरी हाथ था, कोन चुवान की ताकत उससे बहुत कम नहीं थी। मुख्य मुद्दा यह था कि येया की रिकवरी क्षमता कोन चुवान की तुलना में कहीं बेहतर थी। उसकी तेज हीलिंग से ऐसा लग रहा था मानो कोन चुवान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब जब वह दोहरी कमजोरी से पीड़ित था तो उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। अगर वह फिर से असीम बुद्ध प्रकाश द्वारा पकड़ा जाता तो पहले की तरह मुक्त होना बहुत मुश्किल होता। नाइट घोस्ट को एक पल में आसमान में गायब होते देख लिन शेन ने उदासीनता से कहा, वह जल्दी ही समझ जाता है, उसे अभी जीने दो। जाओ आपूर्ति वापस लाओ। उन वस्तुओं से समझौता नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें पहले वापस भेजा जाना चाहिए। हाँ, कोन चुवान की चमक कम हो गई क्योंकि उसने अनुपालन किया और चल पड़ा। कोन चुवान ने आपूर्ति वापस ली और वे दोनों अपने पालतू जानवरों पर सवार होकर आपूर्ति को पैराडाइज आइलैंड की ओर ले गए। उस इंसान के पास वास्तव में ऐसे साधन हैं, यहाँ तक कि ये या उसकी योजना के लिए गिर गया है। ची 118 की अभिव्यक्ति आश्चर्यचकित संदेह की थी। उसने शुरू में सोचा था कि लिन शेन स्वर्गीय सम्राट द्वारा छोड़े गए एक पागल कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं था जो दूसरों को बेतहाशा काटने की हिम्मत सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे स्वर्गीय सम्राट का समर्थन प्राप्त था। फिर भी उसने लिन शेन के पास ऐसी क्षमताओं की उम्मीद नहीं की थी। एक पूरे स्तर की श्रेणी के अंतर के साथ निर्वाण प्राणी पर उपयोग किए जाने पर आरोही स्तर के कौशल की दक्षता बहुत कम हो जाएगी। ये स्तर दमन था, जिसे ताकत की परतों में अंतर के रूप में भी देखा जा सकता है, एक अपरिहार्य वास्तविकता। ये तथ्य कि लिन शेन के कौशल का ये या की क्षमता वाले निर्वाण प्राणी पर इतना महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, वास्तव में भयानक था। ये व्यक्ति वास्तव में दुर्जेय है जिसकी कार्यशैली और क्षमताएं अप्रत्याशित और अज्ञेय दोनों हैं। अगर हम उसे फिर से मारना चाहते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, ची 96 ने गंभीरता से कहा। बिल्कुल, उसे मारने के लिए हमें उस समय को लक्षित करना होगा जब वह बिना सुरक्षा के हो। वह एक सहायक मार्ग का अनुसरण करता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए उसकी सामने की लड़ाकू क्षमता बहुत कमजोर होनी चाहिए। जब तक वह किसी मजबूत रक्षक द्वारा संरक्षित नहीं है तब तक उसे मारना आसान होना चाहिए। हम में से किसी को भी यह मुश्किल नहीं लगेगा, ची 118 ने कहा। ची 96 ने थोड़ा सिर हिलाया। अगर हम इस आदमी को खत्म नहीं करते हैं तो वह निश्चित रूप से भविष्य में हमारी दिव्य जाति के लिए एक आपदा बन जाएगा। अब जब हम उसकी क्षमताओं से अवगत हैं तो हम भविष्य में लक्षित व्यवस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उसे फिर से ऐसे अवसर नहीं देंगे। चलो आज की तरह ही चीजों को छोड़ देते हैं, कोन चुवान के साथ हम उसे नहीं मार सकते।
उसे जीवित रहने के लिए थोड़ा और संघर्ष करने दो। आखिरकार उसने स्वर्गीय सम्राट का स्वचित्र फाड़ दिया, इसलिए लौटने के बाद उसके लिए जीवित रहना मुश्किल होगा। यदि स्वर्गीय सम्राट उसे नहीं मारता है तो हमें उसकी मृत्यु की साजिश रचने में देर नहीं लगेगी। हमें उसे हमारी दिव्य जाति पर विपत्ति लाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ची 118 ने घृणा से कहा। लिन शेन और कोंग चुवान आपूर्तियों को लेकर पैराडाइज आइलैंड लौट आए। लिन शेन ने आश्चर्य से भरे चेहरे वाले तियानशिन से वस्तुओं की गिनती करने और उन्हें संग्रहित करने के लिए कहा। फिर उसने कोंग चुवान को बुलाया। अब तुम्हें और नहीं सहना पड़ेगा, अब सब ठीक है। पैराडाइज पैलेस के अंदर लिन शेन अचानक कोंग चुवान की ओर मुड़े और कहा। कोंग चुवान ने अपना मुंह खोला और खून उगल दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था, जिसे रोकने में कुछ समय लगा, जिससे उसका चेहरा रंगहीन हो गया। क्या तुम्हें शुरू से ही पता था कि मेरी चोटें बहुत गंभीर थीं? कोंग चुवान ने लिन शेन से जटिल भाव से पूछा। लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया और कोंग चुवान की ओर उपचारात्मक तरल की एक बोतल फेंकी। तो फिर भी तुमने वापस आने की हिम्मत की। क्या तुम्हें डर नहीं था कि कहीं ये या डर न जाए? कोंग चुवान ने उपचारात्मक तरल को पकड़ा और चकित होकर पूछा। इस दुनिया में कोई क्या होगा अगर नहीं है? भले ही वह डरा न हो, फिर भी मेरे पास खुद को बचाने का एक तरीका होता। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने घावों को जितनी जल्दी हो सके ठीक करो, क्योंकि कुछ दिनों में हमें कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, लिन शेन ने उदासीनता से कहा। वह हमेशा एक यांत्रिक घड़ी पहनता था और किसी भी समय रिंग माउंटेन ग्रह पर भाग सकता था, ज्यादा से ज्यादा कोंग चुवान और आपूर्ति के बैच की बलि देकर। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? इन शब्दों पर कोंग चुवान का दिल दहल गया। वह थोड़े समय के लिए ही लिन शेन का पीछा कर रहा था, हर दिन लगातार डर में जी रहा था। एक निर्वाण प्राणी के रूप में भी वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता था, जबकि लिन शेन एक आरोही पूरी तरह से बेपरवाह लग रहा था, उसका साहस असीम लग रहा था। कोंग चुवान को यह नहीं पता था कि लिन शेन उदासीन नहीं था, उसके पास बहादुरी से आगे बढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। पैसे पहले से ही हाथ में थे, लेकिन लिन शेन के पास अब जाने की कोई योजना नहीं थी। वह अभी भी विशाल रिंग स्टार को नहीं छोड़ सकता था। हालांकि उसने स्वर्गीय सम्राट द्वारा सौंपा गया कार्य पूरा कर लिया था, लेकिन लिन शेन ने वास्तव में स्वर्गीय सम्राट के स्वचित्र को फाड़ दिया था, इसलिए वह ऐसे ही वापस नहीं जा सकता था। चित्र को फाड़ने से पहले लिन शेन ने पहले से ही एक योजना के बारे में सोचा था, लेकिन उसे तियानजुन के लौटने और उसके साथ इस पर चर्चा करने का इंतजार करना था। हालांकि उसने इंतजार किया और तियानजुन अभी भी वापस नहीं आई थी। तियानजुन, वह प्यारी पृथ्वी पर कहाँ चली गई है? वह वापस क्यों नहीं आई? लिन शेन ने सोचा। 2 या 3 दिन हो गए थे और निर्वाण स्तर की गति के साथ उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था, चाहे वह कहीं भी गई हो। वह परम अंधकार क्षेत्र में नहीं जा सकती थी, है ना? लिन शेन ने इसे असंभव मानने से पहले सोचा, क्योंकि नाइट घोस्ट ट्राइब का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ था। तियानजुन अकेले अत्यंत अंधकार क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकता है? ये जिंग से पूछताछ के दौरान ये जिंग ने कहा था कि उसके पकड़े जाने के बाद ये कोंग दूर से गा रहा था। ऐसा 2 कारणों से था, उसे बचाने का अवसर तलाशना और उसे कुछ समय के लिए सहने का संदेश भेजना, उसे आश्वस्त करना कि वे जल्द ही उसे बचाने का अवसर पा लेंगे। ये कोंग नाइट घोस्ट ट्राइब की ताकत को उजागर करने के बजाय ये जिंग को पकड़े जाने देना पसंद करेगा। इसमें कुछ साजिश शामिल होनी चाहिए। यदि नाइट घोस्ट ट्राइब ने कोई कदम उठाया तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा कदम होगा। तियानजुन पहले से ही अपनी ओर से तैयार थी और उसे बहुत अधिक समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये ची परिवार और एन परिवार के लिए समान नहीं हो सकता है। लिन शेन ने अपनी बड़ी बहन से हाल ही में पैराडाइज आइलैंड को बिल्कुल भी न छोड़ने के लिए कहा था और यह सबसे अच्छा होगा कि वह हर समय पैराडाइज पैलेस के अंदर ही रहे, बाहर कदम भी न रखे। कोंग चुवान चोटों से उबर रहा था और वेई वुफू हाल ही में कहीं नहीं गया था, वह भी पैराडाइज आइलैंड पर ही रहा। तियानशिन, वह आदमी, हर दिन अपने सुपर पालतू जानवर की देखभाल कर रहा था, उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह शानदार रूप से बदल जाएगा। लिन शेन रिंग माउंटेन प्लेनेट पर सुपरसोस ड्रैगन का शिकार करना चाहता था, लेकिन वह जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे डर था कि उसकी अनुपस्थिति में नाइट घोस्ट ट्राइब परेशानी खड़ी कर सकता है। लिन शेन ने केवल ये देखने के लिए जगाया कि खिड़की के बाहर अभी भी अंधेरा था। विशाल रिंग स्टार पर रातें बहुत लंबी हैं, जो मेरे जैसे मेहनती युवा के लिए बहुत ही अप्रिय है, लिन शेन ने अपने संचारक पर अपनी वर्तमान विशेषता की जांच करते हुए कहा। उसकी ताकत 118+8 तक पहुंच गई थी। सामान्य अवस्था 118 थी, जो कि आरोही स्तर की सीमा विशेषता 81 से बहुत अधिक थी। ये विशेषताएं डेथ पाउडर और असीम शक्ति अनुबंध द्वारा प्रदान की गई थीं, और यह विशेषता अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि डेथ पाउडर की वृद्धि क्षमता कितनी अधिक हो सकती है। असीम शक्ति अनुबंध द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त शक्ति विशेषता को कौशल द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कि आधार विशेषता।
जब अन्य लोग अपनी विशेषताओं को दोगुना करने के लिए कौशल का उपयोग करते हैं तो 81 शक्ति वाले शीर्ष स्तरीय आरोही के पास 162 शक्ति अंक होंगे। जब लिन शेन ने अपनी शक्ति को दोगुना करने के लिए अपने कौशल का उपयोग किया तो उसकी शक्ति विशेषता तुरंत 236 हो गई। जितने अधिक संवर्धन कौशल का उपयोग किया गया, अंतर उतना ही बड़ा हुआ। इसके अलावा डेथ पाउडर अभी भी बढ़ रहा था, जिसका अर्थ है कि यह अंततः लिन शेन को जो विशेषताएं लाएगा वे बढ़ती रहेंगी। जैसे जैसे लिन शेन की विशेषताएं बढ़ीं, वैसे वैसे कॉन्ट्रेरियन की विशेषताएं भी बढ़ीं, जो हमेशा उसकी अपनी विशेषताओं से मेल खाती थीं। तियानशिन, फ्लेरेला और कोंग चुवान सभी युद्ध में अपने जीवन आधार को खुद के साथ मिला सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह किस तरह का कौशल या शायद कोई योग्यता है। अगर मैं कॉन्ट्रेरियन के साथ विलय कर सकता हूं तो मेरी युद्ध प्रभावशीलता निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी। लिन शेन ने एक बार फिर कॉन्ट्रेरियन के कौशल का अध्ययन किया, लेकिन विलय करने की कोई योग्यता नहीं पाई। जब वह इसे देख रहा था तो अचानक उसकी यांत्रिक कलाई घड़ी पर एक संदेश दिखाई दिया। रेड हॉट क्या चाहता है, फिर से संदेश भेज रहा है। लिन शेन ने इसे खोला और पढ़ा। मैंने आपके द्वारा दिए गए कठिन प्रश्न को हल कर लिया है। क्या आपके पास मेरे द्वारा दिए गए उत्तर का उत्तर है? जैसे ही लिन शेन ने इस संदेश को पढ़ना समाप्त किया, एक और संदेश आया। दूसरे संदेश की विषय वस्तु वह समस्या थी जिसे हल करने के लिए वह रेड हॉट की मदद चाहता था। एक अत्यंत कठोर और मजबूत बल को अधिकतम सीमा तक कैसे संघनित किया जाए, इसके उपयोग में एक अदृश्य सूक्ष्मता प्राप्त करना। लिन शेन अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसने अभी तक इस समस्या को हल नहीं किया था। अगर उसे ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन जैसा कोई प्रतिद्वंद्वी मिलता जो दुश्मन की ताकत का इस्तेमाल उनके खिलाफ करने में माहिर होता है, तो भी यह कुछ हद तक अनसुलझा रहता। बेशक अगर उसी स्तर के ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन का सामना होता तो लिन शेन पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसके कौशल को तोड़ सकता था। हालांकि अगर उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता जिसकी ताकत उसकी ताकत से कम न हो, जो सिर्फ ताकत से जीतने में असमर्थ हो, तो उसे तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता। लिन शेन बहुत खुश हुआ और जल्दी से देखने लगा कि रेड हॉट ने समस्या को कैसे हल किया है। ये भी काम करता है। इसे एक बार पढ़ने के बाद लिन शेन और भी ज्यादा खुश हो गया। रेड हॉट द्वारा दिया गया समाधान ज्यादातर लोगों के दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए नहीं कि उनकी बुद्धि उससे कमतर थी, बल्कि इसलिए कि आम आदमी रेड हॉट के संदेश में बताए गए कौशल के संपर्क में नहीं आ सकता। साम्राज्य पर पढ़ना जारी रखें। रेड हॉट ने सीधे तौर पर समस्या का समाधान नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि एक ऐसी शक्ति को सूक्ष्मता से संभालना लगभग असंभव है जो पूरी तरह से कठोर और सकारात्मक है। उसने हिडन हॉट नामक तकनीक का उपयोग करके समझौता करना चुना, जो एक बहुत ही उन्नत कौशल था। यदि बल इतना हिंसक है कि उसे धीरे से छिपाया नहीं जा सकता है, तो इस बल को छिपाएं, इसके चारों ओर एक खोल लगाएं। ये कौशल एक बम के समान है, जहां विस्फोटक स्वयं लंबी दूरी की तैनाती के लिए सीधे उपयोग करने योग्य नहीं है, लेकिन यदि आप विस्फोटक के चारों ओर एक आवरण डालते हैं तो इसे लंबी दूरी तक फेंका जा सकता है। हिडन हॉट सिद्धांत रूप में समान है। ये लक्ष्य तक पहुंचने तक खोल के भीतर पूरी तरह से कठोर और मजबूत बल को छिपाता है। जब ट्रिगर किया जाता है तो ये लिन शेन द्वारा प्रस्तुत समस्या को हल कर सकता है। जबकि यह सरल लगता है, रेड हॉट के अनुसार हिडन हॉट का कौशल स्वयं एक निर्वाण प्राणी का एक अनूठा कौशल था। उसने इसे प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए थे, व्यक्तिगत रूप से इसकी प्रभावशीलता की पुष्टि की थी। स्पैडे को मनाने के लिए रेड हॉट ने स्पैडे को किसी बाहरी व्यक्ति की तरह बिल्कुल भी न मानते हुए हिडन हॉट के लिए प्रशिक्षण पद्धति भी भेजी। इससे लिन शेन को फायदा हुआ। हिडन हॉट कौशल पर शोध करने के बाद उन्होंने पाया कि यह काफी अनोखा है। वास्तव में यह एक सरलता का काम है, और आश्चर्य हुआ कि ऐसा रहस्यमय कौशल किसने बनाया होगा। अनिवार्य रूप से हिडन हॉट एक पुल है। ये खुद एक खोल के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन यह एक ऐसी शक्ति को छिपा सकता है जो किसी अन्य प्रकार की शक्ति के भीतर पूरी तरह से कठोर और सकारात्मक है, जो दोनों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। मुझे इसे कैसे छिपाना चाहिए? क्या मैं 1000 मेन पॉइंट के भीतर 28 मुट्ठी की अटूट शक्ति को छिपा सकता हूं? लिन शेन ने सोचा कि यह विचार हासिल करना शायद मुश्किल था, लेकिन ये कोशिश करने लायक था। इसे आजमाने से पहले लिन शेन को हिडन हॉट के कौशल में महारत हासिल करने की जरूरत थी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कौशल अपने आप में बहुत जटिल था, खासकर ताकत के हेरफेर के संबंध में, जिसे बेहद विस्तृत होना था। अन्यथा एक प्रकार के बल को दूसरे के भीतर छिपाना और साथ ही विलंबित विस्फोट सुनिश्चित करना असंभव होगा। यह अविश्वसनीय रूप से कठिन था। लिन शेन को लगा कि इस तरह के कठिन काम को पेशेवरों पर छोड़ देना चाहिए। वह उठकर यून को ढूंढना चाहता था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे एहसास हुआ कि बाहर अभी भी अंधेरा था, रात अभी भी नहीं बीती थी। आज रात विशेष रूप से लंबी क्यों लग रही है? लिन शेन ने समय पर नजर डाली और उसका चेहरा धीरे से बदल गया। भोर होने में लगभग 1 घंटा हो गया था।